अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो मैं ना आपको बता रही हूँ कि नावल मैंने आपकी डिमांड पे अपलोड कर रही हूँ। ये पहले भी अपलोड था, पार्ट में था, लेकिन इस वक्त में हम ना इसे मतलब फुल वीडियो में अपलोड करेंगे। 9-10 मतलब जितने भी घंटे की बनती है ना, मैंने इसे फुल वीडियो में ना अपलोड कर दूँगी। तो थोड़ा ना इसे टाइम लगेगा। अब मैं ना आज वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो देखते हैं कि मैं डेट नहीं बताने बताने वाली। मुझे पता है मुझसे लेट हो जाएगा, फिर आपने कहना इतनी लेट, क्योंकि हमें दरम्यान में और भी नावल मतलब रिकॉर्ड सॉरी करने होते हैं, देने होते हैं उन्हें को, इस वजह से, ठीक है। तो और नमल हम इंशाल्लाह कल को अपलोड कर देंगे। मैंने आज बड़ी कोशिश की अपलोड करने की, लेकिन हो नहीं सका, थोड़ा सा रह गया था। तो मैं दूसरे चैनल पे नमल इंशाल्लाह लास्ट में अपलोड कर दूंगी। दूसरी चैनल का नाम है आलूरी उर्दू नावल। लड़के लड़के की एक कपल की पिक लगी हुई है, ठीक है, एक तुर्किश कपल की। तो बैकग्राउंड की जितनी भी आवाज़ है ना, अच्छे बच्चों की तरह आपने पहले तो उन्हें इग्नोर करना है। दूसरा, आप लोगों ने ही कहा था हमें मतलब दूसरे चैनल के सारे नॉवल को इधर री-अपलोड करने के लिए, और हमने भी करने था, लेकिन आप लोगों की भी अपनी मर्ज़ी शामिल है। तो आप लोगों ने अगर इसको रीड नहीं करना, तो आपने बस इसे करना क्या है कि ना, क्या कहते हैं, 5 शेयर कर दीजिए। मतलब अपनी व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, या ऐसा कुछ भी, कहीं पे भी शेयर कर दीजिए। तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है। नॉवल का नाम है मैं तेरी आदत का मारा बाय दिया ज़ारा। जितने भी नावल हैं ना, मुझे सच में मतलब जिनकी स्टोरी अच्छी होती है, मैंने आपको कहा था मुझे याद होते हैं। तो जितने भी नावल हैं ना, मैं इधर अपलोड कर दूँगी। इसके बाद वो एक नावल था, मुझे याद है उसका, माहे कामिल वाला, तो मैं वो रीड आउट कर दूँगी, ठीक है डियर, आप फ़िक्र ना करें, ठीक है। उसके अलावा ब्लैक मिरर, हैव आइज़, ये वो सारे मतलब सारे ही अपलोड कर दूँगी। चलें स्टार्ट लेते हैं। बाय दिया ज़ारा का नावल है, मुकम्मल नावल की रीड आउट करेंगे, चलें। तुमने मेरे झुमके देखे हैं क्या? मिल नहीं रहे। आयशा कमरे में दाखिल होती अपनी ही धुन में बोली थी। जब नज़र सामने पड़ी तो पलटना ही भूल गई। वो मुँह खोले आईने के सामने खड़ी आरज़ू को देख रही थी। ये तुमने किस तरह की ड्रेसिंग की है आरज़ू? अपना झुमका भूले आयशा उसके करीब जाते चुंबे से उसे देखते बोली, तो आंखों पर मस्कारा लगाती आरज़ू ने फाइनल टच देते खुद को आईने में देखा। क्यों? क्या हुआ? इतनी हसीन तो लग रही हूँ मैं। आरज़ू कंधे उचकाते बोली तो आयशा ने उसे शाक की नज़रों से देखा था। ऐसे मत देखो, क्या मैं अपनी मर्ज़ी से कपड़े भी पहन नहीं सकती? आरज़ू बेज़ारी से बोली थी। बोली तो आयशा ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम दोनों जल्दी तैयार हो जाओ, बाहर सब वेट कर रहे हैं। लीज़े उजलत में कमरे में दाखिल होते बोलते ठहर गई। आरज़ू, ये क्या पहन रखा है तुमने? लीज़े आंखें फाड़े उसे देखने लगी थी। आयशा ने भी लीज़े को देखते कंधे झुकाए। क्या हो गया है? साड़ी ही तो पहनी है, इसमें इतनी बार पूछने वाली क्या बात है? लीज़े भाभी, आरज़ू ने नासमझी और बेजारियत से घूमकर अपना जायज़ा लिया था। साड़ी में उसका नाजुक सा सरापा वाज़ेह हो रहा था। हाफ स्लीव ब्लैक साड़ी में वो कहर ढा रही थी। तुम्हारी उम्र नहीं है अभी ये सब पहनने की, और सबसे बड़ी बात, तुम जानती हो हम सब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? लीज़े ने उसे आंखें दिखाते बहुत कुछ उबावर करवाना चाहा, जिस पर वो नखूद से सर झटक गई। लीज़े यार प्लीज़, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, अब चलो, लेट नहीं हो रही अब क्या? आरज़ू मुँह बनाते बोली। लीज़े और आयशा की खुद पर जमी नज़रों को झटकते वो आगे को भड़की। लंबे बाल कल करके कमर पर खुले छोड़े थे। हल्का-फुल्का मेकअप था, लेकिन रेड लिपस्टिक काफ़ी वाज़ेह थी। बारीक से होंठों पर लगी रेड लिपस्टिक कहर बर्पा कर रही थी। ऊपर से उसकी हेज़ल रंग आँखों ने बाकी कसर पूरी कर दी। आयशा और लीज़े खुदा से दुआएं मांगती उसके पीछे बाहर की जानिब निकल गई। आज उनके रिलेटिव के यहाँ शादी थी, और वो सब लोग शादी पर जा रहे थे। बड़े तो पहले ही जा चुके थे, अब कज़िन्स निकल रहे थे। गाड़ियों में बैठते हुए अपनी मंजिल की जानिब रवां थे। आधे घंटे बाद वो सब लोग हाल में दाखिल हुए थे, जहाँ पहले से काफ़ी लोग मौजूद थे। बेटा बच कर रहना, वरना बेइज्जती बहुत होगी। माहा खान ने आरज़ू खान का बाजू दबोचे से वार्न किया था, जिस पर वो माथे पर तेवरी डाले से घूमने लगी थी। एक तो ये कमबख्त मक्खी पता नहीं हमारे पीछे कहाँ से आ जाती है। इससे हमसे लगाव हो गया है क्या? तुम चुप करो, आगे चलो, दुल्हन को देखते हैं और फिर फोटोज लेते हैं। आरज़ू उसका बाजू दबोचे आगे को बढ़ी थी। स्टेज के बिल्कुल करीब जाते वो पुरशौक नज़रों से स्टेज पर बैठे दूल्हा दुल्हन को देखने लगी थी, मगर वहाँ कई नज़रें ऐसी भी थी जो आरज़ू खान पर उठकर पलटना भूल गई थी, और इनमें से एक नज़र उसकी भी थी, मगर फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसकी नज़रों में गुस्सा भरा पड़ा था। वो बड़े ग्रोफर से उठा और चलता हुआ बिल्कुल इसकी बैग पर खड़ा हो गया था। किसी की मौजूदगी अपने पीछे शिद्दत से महसूस करते आरज़ू खान ने पलट कर देखा, और फिर दूसरे ही लम्हे जैसे वो सांस लेना भूल गई थी। दानियल सफ़ीर खान ने सख्ती से इसका वदूदिया बाजू दबोचा और इसे वहाँ से खींचते हुए बाहर की जानिब बढ़ने लगा, जबकि आरज़ू कटी डाली की तरह उसके साथ खींचती जा रही थी। होश तो तब आया जब वो एक खामोश कोने में से लाकर पटक चुका था। ये क्या पहना है तुमने? गुस्से से सुर्ख होते चेहरे पर लहू रंग आंखें आरज़ू की हेज़ल आंखों में गाड़े वो सिर्फ करखत लहजे में बोला। आरज़ू कुछ पल के लिए गड़बड़ा गई। अच्छा, पहले हम कहते थे ना, हीरो की लहू रंग आंखें क्या खून की तरह होती है, खून में डूबी। अच्छा, हमने ये लहू रंग आंखें भी देखी, मतलब सुर्ख आंखें भी देखी है रियल में। और जैसे सुर्ख चेहरा होता है ना, हम इसका भी कहते थे, हमने सुर्ख चेहरा भी देखा है। तो हम अपनी बहन को कहते होते हैं, वो भी नावल पढ़ती है ना, हम उनसे कहते हैं ये देख लो, जो राइटर लिखती है इसका मतलब वो झूठ नहीं लिखती।
दिखाई नहीं देता आपको या अंधे हो गए हैं? आरज़ू अपने बाजू के सहलाते बोली थी, जहाँ दानियाल सफ़ीर खान की उँगलियों की छाप थी और वो हिस्सा सुर्ख हो रहा था। तभी तो सब लोग इसे मना कर रहे थे ऐसी ड्रेसिंग से। सब जानते थे दानियाल सफ़ीर खान को ऐसे कपड़े ज़हर लगते थे। वो भी जब कोई लड़की इन्हें सरेआम पहनकर बाहर मर्दों के दरमियान निकल आती थी। ज़ुबान मत चलाओ, क्यों की तुमने ऐसी ड्रेसिंग? बहुत शौक है तुम्हें दूसरों की नज़रों में आने का? गुस्से से भारी चलती सांसों के दरमियान वो ज़ब्बत से बोला था। वहाँ मौजूद कई लड़कों की नज़रें जो ठहरी थी उस पर। हाँ, है शौक और कुछ। अब मुझे जाने दें, यहाँ फ़िज़ूल बातें सुनने नहीं आई मैं। कितनी मर्तबा बोलूँ मुझसे और मेरी चीज़ों से दूर हैं। आप मैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हरगिज़ नहीं चलूँगी। आरज़ू खान बोली तो ज़ुबान से शोले टपका रही थी और ऐसे ही शोले दानियाल सफ़ीर खान की आँखों से फूट रहे थे, जिनकी तपिश से आरज़ू को अपना आप यकदम झुलसता महसूस हुआ। बकवास बंद करो अपनी। तुम छटांग भर की लड़की, तमीज़ नाम की चीज़ तुम्हें छूकर नहीं गुज़री। अभी के अभी फ़ौरन घर वापस जाओ और चेंज करके वापस आओ। इसका बाजू दबोचे वो दाँत कचकाते बोला था। दानियाल सफ़ीर खान को अपने आगे चलती किसी की भी ज़ुबान ज़हर के मुतरातिफ लगती थी। हाँ, वही हीरो है, बाकी तो जैसे मुँह में चने लेके बैठे हैं ना, बोल ही नहीं सकते। और आरज़ू खान को दानियाल सफ़ीर खान ही ज़हर लगता था, जो हर वक़्त सब पर बस हुक्म चलाना जानता था। बाजू छोड़े मेरा और मैं कहीं नहीं जा रही, सुना आपने? अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करते वो फंकारी थी। इसके लहजे में बगावत की बू थी और वो दानियाल सफ़ीर खान का गुस्सा सवा नेज़े पर पहुँचा गई। गो के ये हमारी बहुत दूर की कज़िन ने लिखा है लेकिन नावल में क्या कहते हैं, उसमें ऐसे बोले बगैर मज़ा नहीं आता ना। जिसने भी लिखा हो हमारी बला से। जब हम निम्रा अहमद के नावल को फ़नी वे में ले रहे हैं तो हमारी कज़िन की क्या मजाल है। लब पीछे वो दबे-दबे गुस्से से बोला और फिर पास पड़े खाली टेबल पर धड़ा वाहिद पानी का जग उठाकर आरज़ू खान के वजूद पर ढेल दिया कि वो मुँह खोले एक गहरा सांस भर गई। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मेरे ज़ब्त का पैमाना छलके। जग वहीं ग्रास पर फेंकते वो आंखों में तपिश लिए बोला, जबकि आरज़ू से बेयकीनी से देख रही थी। हाय हाय लड़के, ये तुमने क्या कर दिया? यू साइको कहीं के जाहल शख्स, मैं खून कर दूंगी तुम्हारा। वो दांत पीसते इंतहाई गुस्से से उसकी जानिब लपकी जब दानियाल ने उसकी बुलंद आवाज़ को दबाने को इसके लबों पर अपना भारी हाथ जमाया था। मुंह बंद रखो अपना, यहाँ तमाशा मत लगाओ और ये बेहुदा कपड़े तब्दील करो फ़ौरन, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके नाजुक फड़फड़ाते लबों पर अपनी जारहाना गिरफ्त मजीद सख्त करते वो घुराया। आरज़ू हेज़न आंखों में गुस्से की सुर्खी लिए से घूर रही थी। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम माई साइट। और हाँ, खबरदार अगर दोबारा तुमने ऐसी घटिया ड्रेसिंग की या ऐसी ड्रेसिंग में किसी के सामने गई। उसे झटके से छोड़ते वो साइड से होता तने जहर समेत वहां से निकल गया। पीछे आरज़ू ने अपने गीले सरापे को देखा। जाहिल शख्स, इसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूंगी। तुम समझते क्या हो खुद को, बदतमीज। हद से ज्यादा गुस्से में वो इस हाल से बाहर निकल गई। सारी एक्साइटमेंट शाह की तरह बैठ गई थी। कितनी प्यारी लग रही थी वो, मगर उस जाहिल इंसान ने सब बिगाड़ दिया। आयशा महा और लीज़ा ने गुस्से से बाहर निकलते देखा तो लोगों पर हाथ जमाते मुस्कुराहट रोकी थी, क्योंकि दानियाल सफ़ीर खान इन्हें देख रहा था। कहा भी था इसे, मगर नहीं मोहतरमा, हमेशा दानियाल भाई के कहे की उल्ट करेंगी। लीज़ा ने नफ़ी में सर हिलाते अफसोस किया था। जाहल शख्स, समझता क्या है खुद को? अब ऐसा हशर करूंगी तुम्हारा, दोबारा मुझसे उलझने की कोशिश भी नहीं करोगे तुम। गुस्से से बोलते वो अकेले ही घर में चलते जा रही थी। उसकी हिल की टिक टिक खामोश घर में गूंज रही थी। वो सीढ़ियां चढ़ती 3rd फ्लोर पर गई थी। अच्छा गाइस, हमें ना नमल नावल लिखवाना है। उसके लिए ना हमें एक गर्ल की या बॉय की, मतलब जो भी लिख सकता है, उसकी ज़रूरत है जिसे उर्दू आती है और जिसकी उर्दू बस देख के लिखना है। तो उर्दू की स्पीड तेज़ हो प्लीज़, कोई प्रोफेशनल ना आए, बस जिस नावल का इंटरेस्ट हो वो। तो हमें ना ईमेल कीजिएगा। ईमेल इधर दी नहीं गई, हम ईमेल ना कमेंट में देंगे, प्लीज़ ईमेल कीजिएगा हमें। गुस्से से बोलते वो अकेले ही घर में चलते जा रही थी। इसकी हील की टिक टिक खामोश घर में गूंज रही थी। वो सीढ़ियां चढ़ती 3rd फ्लोर पर गई थी। बिल्कुल आखिर में बने एक छोटे से कमरे से एक छोटी सी बाल्टी और ब्रश उठाए वो बाहर निकली और फिर 3rd फ्लोर पर बने फर्स्ट रूम का दरवाज़ा खोलते वो अंदर दाखिल हुई। ये 3rd फ्लोर का फर्स्ट रूम तो हमें हमेशा याद रहता है। बहुत होशियार बन रहे थे ना दानियाल सफ़ीर खान, तुम भी पछताओगे किसके साथ उलझे हो तुम। दांत पीसते वो अपने आप से बड़बड़ा कर बोल रही थी। उसने बाल्टी में ब्रश डाला और हल्के गुलाबी रंग का पेंट ब्रश को लगा था। आरज़ू खान ने ब्रश उसकी दीवार के पोर्ट्रेट पर घुमा दिया और फिर उसने दानियाल के ब्लैक थीम रूम को हल्के गुलाबी रंग में जगह जगह से तब्दील कर दिया था। हत्ता के फर्श पर ठोकर के जरिए गिराते वो कमर पर हाथ टिकाए अपने कारनामे को मुलाहजा कर रही थी। तुमने तो मुझ पर पानी गिराते मेरी फेवरेट साड़ी खराब की थी ना, अब देख लो अंजाम।
हाथ से नादीदा गिर्द झाड़ते वो खुश होती कमरे से बाहर निकली थी। जल्दी से अपने रूम में जाती वो फ्रेश हुई और कंप्यूटर में घुसती मोबाइल लेकर बैठ गई, जहां माहा उसे मुख्तलिफ पोस्ट में पिक्स भेज रही थी। वहीं उन पिक्स में से एक पिक में दानियाल सफीर खान भी उसके साथ था, लेकिन उसके चेहरे पर वही असली संजीदगी थी। आरजू का हलक तक कड़वा हुआ था। उसने दानियाल की पिक पर क्रॉस का निशान लगाकर वापस माहा को भेज दिया और मोबाइल साइड पर रखती सोने को लेट गई, क्योंकि वो जो कर चुकी थी उसका अंजाम तो सुबह भुगतना था, लेकिन वो तो साफ मुकर जाएगी, बिल्कुल नहीं मानेगी। आरजू खान कहीं ना कहीं खौफ में भी मुब्तला थी, क्योंकि दानियाल सफीर खान गुस्से का बहुत तेज था और जब वो इंसल्ट करता तो किसी का लिहाज नहीं करता था। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और अब वक्त आ चुका है मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूं। वो दीवार पर लगी तस्वीर को देखते आंखों में सफाकत भरे बोला, साथ एक सिसकी लबों से खारिज हुई थी। तुमने बहुत गलत किया, मेरे साथ 11 साल इंतजार किया है मैंने इस पल का, तुम्हें बर्बाद करने का, फैज खान। वो गुस्से से दीवार पर लगी तस्वीर को उठाया, इसे जमीन पर पटकते हुए बोला, जिससे वो खिर्चियों में बिखर गई। बहुत अजीज थी ना तुम्हें तुम्हारी बेटी, अब मैं उस बेटी को तकलीफ दूंगा। फैज खान तुम बस देखते जाओ। वो शीशे की खिड़कियों के दरमियान से शख्स की तस्वीर बाहर निकालते सर्द बर्फीले लहजे में बोला। इस दरमियान उसकी उंगलियां जख्मी होती लहू टपकाने लगी थी। उसका खून शीशे के टुकड़ों पर पड़ने लगा, लेकिन वो बेपरवाह बना उस तस्वीर को फोल्ड किए पॉकेट से लाइटर निकाले, उसमें आग लगाते उससे उठती आग की लिपटों को देखने लगा था। इससे कई ज्यादा आग इसके सीने में भांबड़ की तरह चल रही थी, जिसे बुझाने का सिर्फ एक ही तरीका था और वो था इंतकाम। अलेक्जेंडर। दरवाजे पर होती दस्तक पर मुकाबिल ने सर तासरा चेहरे पर सजाए दरवाजे की जानिब देखा। दरवाजा खोले बगैर ही इसने हंकारा भरा, वो एक बुरी खबर है। दरवाजे की दूसरी पार शख्स ने जरा झिझकते हुए कहा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था उसके कहर ढाते गुस्से को। क्या है? अलेक्जेंडर भीड़ से सर्द चेहरा लिए बोला। वो फैज अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है 2 साल पहले ही। मुकाबिल ने डरती सहमती आवाज में बताया था। दूसरी जानिब अलेक्जेंडर की आंखों में खून उतरा था। माजरत के साथ हमने स्टार्टिंग में कहा था कि आल बैकग्राउंड की आवाज़ जितनी भी आ रही है ना उनको इग्नोर किया जाए, क्योंकि हमारी बहन का गला ख़राब है। इसका गला हमेशा हर सर्दियों में ख़राब हो जाता है, फिर ऐसी खांसी करती है ना, लक बना लाहुला वाला को पता। जबड़े बींचे वो बस सर्द नजरों से दरवाजे को घूर रहा था। तो इसकी फैमिली को ढूंढो, मुझे किसी भी कीमत पर कोई ऐसी जात चाहिए जिसे तरपाने से सफिया फैज खान की जान हलक में अटक जाए। और वो सगार लबों में दबाए इसका धुआं हवा में छोड़ते बोला। इसके लहजे में छुपी सफाकत को महसूस करते दूसरी जानिब खड़े आदमी ने अपना हलक तर किया। ओके, वो बोलते हुए वहां से निकल गया। अलेक्जेंडर ने उस तस्वीर की राख को देखा। बहुत होशियार निकले तुम, लेकिन तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से सब भूल जाऊंगा? नहीं, मैं तूफान बर्पा कर दूंगा इन जिंदगियों में जिनकी खातिर तुमने मेरी जिंदगी मुझसे छीनी। सगार यूं ही उंगलियों में दबाए वो कई लम्हे उस राख को घूरता रहा, हत्ता कि सगार ने उसकी उंगलियां जला दी थी। जब उसने सख्ती से जलती सगार को मुट्ठी में पीस लिया। मुझे दर्द देने वाले मर जाया करते हैं। लब पीछे वो सफाकियत की इंतहा को पहुंचा था। उसके सर पर एक ही भूत सवार था जो उसे हैवान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा था, और वो था इंतकाम, जो वो अब सफिया फैज से लेना चाहता था। फिरोजा। दानियाल सफीर खान की दहशत से लफरेज आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। वो घर की मुलाजमा को चीख कर पुकार रहा था, जितनी मर्जी इस टावल को पढ़ लो, बस स्वाद एक जैसा ही आता है। खासकर आरजू दानियाल सफीर खान वाले मामले में कैसे उसे तंग करती है। ऐसा नावल वापस लिखना चाहिए। उसकी आवाज़ सुनते सब लोग ही बड़बड़ा कर बाहर निकले। आरजू भी आंखें मसलती दुपट्टा कंधे पर डाले बाहर निकली थी। ये किसने किया? फिरोजा को कहर बरसाती नजरों से देखते गुस्से के बायस बामुश्किल बोल पाया था। आरजू का दिमाग एकदम बेदार हुआ था। वल्लभ पीछे मुस्कुराहट छुपा के दानियाल सफीर खान का तपा तपा चेहरा आरजू के दिल को ठंडक पहुंचा रहा था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, किसकी इतनी जुर्रत हुई मेरे रूम का हशर बिगाड़ने की? गुस्से के बायस तनी रगे लिए वो बोला, जिससे उसकी गर्दन की हरी नीली नसें उभरने लगी थी। फिरोजा ने सहम कर उसे देखा और सब हैरानगी से आगे बढ़ते उसका कमरा देख हक्का बक्का होते बाहर निकलते जा रहे थे। आरजू ने भी बिल्कुल अनजानेपन में उसके कमरे को देखा। किड्डी चला आगा। किड्डी मतलब कितनी, ठीक है, मुझे नहीं पता छोटे साहब। फिरोजा बेचारी लड़खड़ाती जबान में बोली। दानियाल सफीर खान ने एक चुभती नजर आरजू के वजूद पर डाली। गुस्सा हद से बढ़ रहा था। मैं आखिरी बार पूछूंगा, ये सब किसने किया? अगर वो सामने ना आया तो फिर जो सजा मैं दूंगा वो सारी जिंदगी याद रखेगा। दानियाल ने उंगली उठाकर इन सबको ऑन किया था। यंग जनरेशन हलक तर किए वहां खड़ी थी। नहीं बताओगे तो आज से तुम सबका बाहर जाना बंद। ना तुम कॉलेज जाओगे ना यूनिवर्सिटी, पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है। दानियाल ने जबड़े पीछे हुक्म सादर किया। आरजू मुंह बिगाड़ कर रह गई। माहा, आयशा, आरजू, आली सर झुकाए खड़े थे, जबकि बाकी सब नीचे वाले फ्लोर पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। लीजे ने नीचे से ही आरजू की पुश्त को घूरा। इसे भी पता है कारनामा अंजाम देने वाली कौन है। पर भाई मेरा बहुत अहम टेस्ट है। आयशा मन मनाई थी, उसकी आंखों में पल में आंसू भर के। तो फिर जिसने ये किया है वो खुद बता दे।
दानियाल ने मोबाइल पॉकेट से निकालते कुछ बटन प्रेस किए। आरजू ने सिर उठाकर उसके हथदर्जा असरक होते चेहरे को देखा। रात तो वो बहुत धड़ल्ले से बोल रही थी कि वो इससे नहीं डरती, और अब उसे इतने गुस्से में देख आरजू की सिटी पिटी गुम हुई थी। लेकिन आयशा को रोते देख वो आगे बढ़ गई। मैंने किया है ये, आरज़ू बेखौफ रहने की कोशिश करते बोली, मगर फिर भी ज़ुबान लड़खड़ा गई थी। दानिया ने आंखें के इशारे से बाकी सबको वहाँ से जाने को कहा और आरज़ू का हाथ जकड़े वो अपने रूम में दाखिल हो गया था। छोड़ो मेरा हाथ, मैं ये सब साफ करवा दूंगी, आरज़ू अटकते लहजे में बोली थी। किसने कहा था करो? क्योंकि दानियाल की गिरफ्त उसे अपनी कलाई पर इतनी सख्त महसूस हो रही थी कि उसे अपनी हड्डियां टूटती महसूस हुई। दानियाल ने उसे वाशरूम में लाते ठंडे पानी का शावर ऑन कर दिया और आरज़ू को इसके नीचे पटका था। वो तने चेहरे समेत उसके कांपते वजूद को देख रहा था। वैसे वाकई जब कोई इंसान ऐसे बाजू पकड़े ना, और वो भी अगर पतली सी कलाई हो, दर्द बड़ी होती है। जब हम लड़ते हैं ना, हमारा भाई पकड़ता है ना ऐसे करके, इतनी दर्द होती है ना, हथौड़ा ही उसका हाथ। याद रखना, तुम्हारी हर बेवकूफ़ी का जवाब देना मुझे अच्छे से आता है। अब यहाँ से बाहर तभी निकलोगी तुम जब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। दानियाल ने शावर की स्पीड मजीद बढ़ा दी। जनवरी की सर्दी में ठंडे पानी के नीचे खड़े आरज़ू के चौध दांत अब रोशन हुए थे। वो गहरे गहरे सांस भर रही थी। सर्दी ने पल में उसकी अकड़ तोड़ी थी, जबकि वो लापरवाह सा बना दीवार के साथ टेक लगाए बाजू सीने पर फोल्ड किए मोबाइल में न जाने क्या देख रहा था। आरज़ू खान गहरे सांस भरती उस बेहिस शख्स को देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरते पानी के साथ मिलते वर्ष पर गिरने लगे थे। वजूद कपकपा उठा और होंठ एकदम ही नीले पड़ने लगे थे। सॉरी, वो लड़खड़ा कर बोली। दानिया ने आबरू झुकाकर उसे देखा। सॉरी, अटकते लहजे में उसके नीले पट्टे लबों से बामुश्किल लफ्ज़ अदा हुए थे। आरज़ू को इस वक्त वो शख्स पत्थर दिल लगा जो कितने पुरसुकून अंदाज में खड़ा था, ये जानते हुए भी कितने सर्द पानी ने आरज़ू को जमा कर रख दिया था। दोबारा मुझसे उलझने से पहले 100 बार सोच जरूर लेना आरज़ू खान। मैं बार बार माफ़ कर देने का कायल नहीं हूँ, अब दफ़ा हो जाए यहाँ से। इसकी आंखों में अपनी सर्द आंखें गाड़े वो लफ्ज़ों को चबा चबा कर दा करते बोला। आरज़ू नम आंखों से वहां से निकली, मगर कदम आगे बढ़ने से इनकारी थे। वो बुरी तरह कांप रही थी, मगर मजाल थी कि वो शख्स उसे सहारा ही दे देता। वो अभी उसके कमरे के वस्त में पहुंची थी जब दानिया ने उसे पुकारा। आरज़ू खान ठहर गई, लेकिन पलटी नहीं थी। अपना आप संभाल कर चलो लड़की, गुस्से से तने चेहरे समेत उसने बेड से अपनी मर्दाना शाल उठाकर आरज़ू खान के ऊपर फैला दी। आरज़ू ने साकत मगर गुस्से से लबरेज नजरों से उसे देखा। दफा हो जाओ अब। मर जाए थे तो। वो आरज़ू के सामने से हट गया और आरज़ू लड़खड़ाते कदमों समेत अपने रूम में पहुंची थी, जहां अपनी माँ को देखते वो भागकर उनके गले लगी थी। देखे आपके जाहल भतीजे ने क्या किया मम्मा, वो रुखसार बेगम के गले लिपटती रो दी थी। रुखसार बेगम ने तो इसे खुद से जुदा करते बेड पर बिठाया। गलती तुम्हारी भी थी ना, मना किया था ना लीजे ने, तो तुमसे वो साड़ी मत पहनो, मगर तुम नहीं मानी। जानती तो हो दानियाल को ये सब पसंद नहीं है, ऊपर से तुमने उसके कमरे का क्या हशर कर दिया है। रुखसार बेगम अलमारी से उसके कपड़े निकालते साथ साथ बोल रही थी। आज उन्हें लब एक दूसरे में पिस्त किए माँ के हाथों से कपड़े लिए। हाँ, मैं भूल गई थी, वो आपका लाडला फरमाबरदार भतीजा है, मैं भूल गई थी। वो पैर पटकती वाशरूम में घुस गई थी, जबकि रुखसार बेगम ने पीछे नफी में सर हिलाया और वहां से निकल गई। वो लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और दानियाल सफीर खान सबसे बड़ा था, इसलिए वो सब पर ही एक खास रौब रखता था। मगर आरज़ू खान हमेशा वही करती थी जो दानियाल सफीर खान को नापसंद हो, और जो दानियाल को नापसंद होता वो आरज़ू को जरूर पसंद होता था। कॉलेज आ रही हो क्या? स्पीकर से उभरती आवाज़ पर आरज़ू खान ने बुरा सा मुंह बनाया था। हाँ आ रही हूँ, पता नहीं मुझे इतना पढ़ा कर क्या बनाना है इन्होंने। आरज़ू दांत पीसते बालों में ब्रश करते बोली। एक तो सुबह सुबह ठंडे पानी ने उसकी अच्छी खासी तवाज़ा कर दी थी, और अब उसे यूं फील हो रहा था जैसे उसे बुखार होने वाला हो। अच्छा सुनो ना। दूसरी जानिब उसकी बेस्ट फ्रेंड मरवा की आवाज़ गूंजी, जिसमें एक चाशनी छलक रही थी। आरज़ू ने मोबाइल को चाकी नज़रों से घूरा, क्योंकि मरवा मैडम उसे कभी इतनी इज्जत नहीं देती थी। सुनाओ जी। बालों की हाई पोनी टेल बनाए आरज़ू ने ऐसे आबरू चुकाया जैसे वो सामने हो। तुम अपने उस कज़न के साथ आना प्लीज़। दूसरी जानिब मरवा लब दांतों तले दबाकर बोली। उसकी बात सुनते आरज़ू के जहन में पल में सुबह का सारा वाक़या घूम गया। उसने दांत पीसते गुस्सा ज़ब्त किया तो इज्जत की ये वजह थी। डूब के मर जा तुम। मुझे लगा तुम मुझे मिस कर रही होगी। इतना ही शौक है तो ऐसा करो, उस दानियाल के बच्चे को किडनैप करवा लो। कसम से 1 रुपया भी ना देना बेशक। आरज़ू तड़क कर बोली। मरवा की बात सुनते उसे चिढ़ मची थी, क्योंकि मरवा मैडम को दानियाल सफीर खान किसी शहजादे से कम नहीं लगता था। तुम तो बेकल हो, बदतमीज लड़की, कितना हैंडसम है वो, जब एक नज़र संजीदगी से देखता है दिल धड़का जाता है कसम से। मरवा हसरत से बोली। उसकी बात पर आरज़ू ने गंदा सा मुंह बनाया था। हाँ, एक बार उस चाहल की पाबंदियां भी देख लो, फिर मैं देखती हूँ किस तरह तुम्हें हैंडसम लगता है, और ऊपर से उसकी हाइट। उसे देखने के लिए किसी टेबल पर चढ़ना पड़े। आरज़ू गले में
पट्टी सेट किए बोल रही थी। उसकी बातों में साफ दानियाल सफ़ीर खान के लिए नापसंदगी थी, जिस पर मरवा माथा पीट कर रह गई। और तुम तो बता रही थी तुम्हारी बात पक्की हो गई है, मंगनी होने वाली है तुम्हारी, कुछ शर्म हया कर लो तुम। शर्म हया लड़कियों में नहीं होता, खास तौर पे तब जब वो किसी फिक्शनल कैरेक्टर को डिस्कस कर रही हो। तब भी कह रहे हैं। आरजू ने मोबाइल उठाकर कान को लगाया, दूसरी जानी मरवा ने दांतों तले लब दबाए। हाँ तो इसमें क्या है, मेरा क्रश है वो और हमेशा रहेगा, मरवा ने आम से लहजे में कहा। जैसे सुनते आरजू ने गुस्से से फोन कान से हटाए, फोन को घूरा। अल्लाह करे इस क्रश की वजह से तुम क्रैश हो जाओ। आरजू ने खुद से कहते फोन खटाक से बंद किया और अपनी ऊपर शाल पेटी। एक नजर बेड पर पड़ी, दानियल खान की शाल को देखा और आरजू का दिल किया उस शाल को आग लगा दे। वैसे भी अभी उस चीज का बदला बाकी था जो दानियल उसके साथ सुबह कर चुका था। वो बैग कंधे पर डाले नीचे की जानिब आई, जहां माहा और आयशा बैठी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। चूंकि दानियल सफ़ीर खान ने उनकी सुबह सुबह ही क्लास लगा ली थी, वो लोग ही बचे थे। आली कौली जा चुका था शायद, जबकि माहा और आयशा बैठी हुई थी। आरजू भी बैग रखती कुर्सी की सीट पर बैठ गई। जल्दी करो, तुम लोगों को छोड़ आऊं। दानियल सीढ़ियां उतरता एक सरसरी सी नजर इन तीनों पर डालते बोला। आरजू के हलक में नवाला अटका था, उसने जल्दी से पानी का गिलास लबों को लगाया। क्यों, खान बाबा किधर हैं? आरजू गिलास पानी का गिलास वापस टेबल पर रखते बोली। वो किसी जरूरी काम से गए हैं और आज से तुम लोगों को मैं ही पिक एंड ड्रॉप करूंगा। वो कफलिंग्स ठीक करता नाश्ते की टेबल पर बैठ गया। उसकी बात सुनते आरजू ने कड़वा सा मुंह बनाया, जबकि माहा और आयशा नाश्ते की आखिरी बाइट लेकर उठ गई। ड्राइवर की तरह, इंटरेस्टिंग। आरजू खान बड़बड़ाई थी क्योंकि अभी सुबह की सर्दी वो भूल नहीं पाई थी, लेकिन उसकी बड़बड़ाहट दानियल के तेज कानों से बची नहीं रह सकी। उसने सख्त नजरों से आरजू को देखा। क्या है, आंखों से खा जाओगे क्या? कंधे चुकाते वो भी मजीद 3-4 नवाले लेती उठ गई। किचन से निकलती नूर बेगम दानियल सफ़ीर खान की वादा ने आरजू को घूरा। बड़ी माँ, काश अब ज्यादा कड़वी चीजें ना खाती तो नतीजा ऐसा ना होता। अल्लाह अल्लाह। आरजू बड़ी मोहब्बत से नूर बेगम के गले लगती, उनके कान के करीब सरगोशी करते दांतों तले लबदबा गई, जिससे उसकी गाल पर गड़ा सा उपड़ा था। बदतमीज। नूर बेगम ने मुस्कुराहट दबाते उसे घुरा। वही ने खुदा हाफिज बोलते बाहर की जानी बढ़ी और फिर रुक गई। ड्राइवर साहब जल्दी आए, लेट हो जाएंगे हम लोग। आरजू गर्दन घुमा कर बोली। वो अच्छा खासा दानियल को जिज कर चुकी थी। दानियल ने फोन गुस्से से टेबल पर पटका और आरजू जल्दी से वहां से निकलती बाहर गाड़ी में जाकर बैठ गई। दानियल गाड़ी में बैठता, अब गाड़ी ड्राइव कर रहा था। माहा और आयशा को तो यूनिवर्सिटी ड्रॉप करना था, लेकिन आरजू को उसे कॉलेज ड्रॉप करना था, जो यूनिवर्सिटी से 15 मिनट की दूरी पर था। और अब आरजू खान के वाकई पसीने छूटे थे, क्योंकि आयशा और माहा तो यूनिवर्सिटी के गेट के सामने उतर चुकी थी और अब दानियल दांत निकालते उसे खुदा हाफिज बोल रही थी। आगे आकर बैठो। वो बैक वेव मिरर से आरजू के चेहरे पर अपनी सर्द नजरें जमाए बोला। मैं यहाँ ठीक हूँ। न जाने कितनी सर्द थी वो नजरें कि आरजू का लहजा लड़खड़ा गया। उफ अल्लाह, वो हमेशा ही ऐसे क्यों फंस जाती थी उस बददिमाग शख्स के चंगुल में? तुम्हें एक मिनट पर सुनाई नहीं देता आगे आकर बैठो, या फिर ये काम भी मैं खुद करूँ? तना चेहरा लिए वो जबड़े पीछे बोला। आरजू हिम्मत कर रखती बैक सीट से नीचे उतरी और फ्रंट डोर खोलकर फ्रंट सीट पर बैठ गई थी। दाना ने एक चुभती नजर उसके वजूद पर डाली और फिर जरा आगे को झुका। आरजू की आंखें फैल गई। ये क्या करने लगे हैं? उसे अपनी जानिब झुकता देख वो लड़खड़ाती जुबान से बामुश्किल लफ्ज अदा कर पाई थी। दानिया ने फुल बेजारी से उसे देखते उसके नाजुक वजूद को सीट बेल्ट में कैद किया था। बददिमाग लड़की। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, मगर उसके नजदीक होने की वजह से आरजू उसकी बड़बड़ाहट सुन चुकी थी, जिसे सुनते वो मुंह बनाते उसे घूरने लगी थी। जाहल। आरजू भी उसी के अंदाज में बोली थी, जबकि दानिया ने उसे फिलहाल इग्नोर कर दिया। 15 मिनट बाद वो कॉलेज के गेट के सामने गाड़ी रोक चुका था, जब आरजू गाड़ी से नीचे उतरी। सुनो, मैं लेने आऊंगा, अकेले कहीं मत जाना मुंह उठाकर। वो गहरी संजीदगी से बोला तो आरजू ने तीखी नजरों से उसे देखते इस बात में सर हिलाया और फिर सामने देखा, जहां मरवा अभी अभी गाड़ी से उतरी थी और अब बड़े इश्तियाक से दानिया सफ़ीर खान को देख रही थी। आरजू ने नफी में सर हिलाते पलट कर देखा, जहां वो अब भी उसे ही घूर रहा था। उसके देखने पर दानिया सफ़ीर खान के लबों पर एक जताती सी मुस्कुराहट रोनमा हुई और फिर गायब हो गई। आरजू ने ना समझी से उसे देखा और फिर मरवा को साथ दिए आगे बढ़ गई, मगर जहन में अब भी उसकी जताती मुस्कुराहट घूम रही थी। लेकिन वो सड़े छटक गई। वाह यार, कितनी प्यारी दोस्त हो तुम। मरवा आरजू का हाथ हमें चाहत से बोली, जिस पर आरजू ने नरोठेपन से अपना हाथ छटका। दफा हो जा तुम, पता नहीं कौन सा भूत सवार रहता है तुम पर। आरजू मुंह फुलाए बोली थी, जबकि मरवा अब भी खुशी से चमकती आंखों से उसे देख रही थी। यार, इतनी खुशकिस्मत हो तुम, रोज तुम्हें उसका दीदार करने को मिलता है। मरवा खुशी छलकाते लहजे में बोली, जिस पर आरजू ने आंखें छोटी करते उसे घूरा। दफा दूर, वो भी और तुम भी, काला मुंह नीले पैर। आरजू पैर पटकती क्लास में चली गई। ये पंजाबियों का डायलॉग होता है मोस्टली, खास तौर पे माओ का।
यहाँ लड़कियों का ही होता है ज़्यादातर। जबकि उसके जुमले पर मरवा ने हाथ आगे करते अपने सफ़ेद रंगत वाले हाथों को देखा। आरज़ू सुनो तो। और फिर वो भी इसके पीछे जाती क्लासरूम में कहीं गुम होगी। तो क्या मिला तुम्हें कासिम? अलेक्जेंडर ने खाकी लिफाफे पर नज़र टिकाए पूछा था। वो इस वक्त ब्लैक शर्ट पर ब्लैक ही पैंट पहने लॉन्ग कोट से अपने वजूद को छुपाए हुए था और सर पर हैट कुछ इस अंदाज से सेट थी कि वो आधी सर पर थी और आधी इसके चेहरे पर। उसके स्याह होंठ वाज़ा हो रहे थे जिन पर एक मध्यम रोशनी पड़ती इन्हें वाज़ा करने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी फैमिली के साथ रहती है, जॉइंट फैमिली है उनकी और उसकी एक बेटी भी है। शायद वो तुम्हारे काम आ जाए। कासिम ने सर को हिलाते पुरसोच अंदाज में कहा। डिटेल। वो संजीदगी से बोला मगर कासिम उसकी संजीदगी में छुपी सफाकत को भरपूर तौर पर महसूस कर सकता था। ये है डिटेल। और हाँ अलेक्जेंडर ध्यान रखना और ये भी याद रखो वो एक कमिश्नर की बेटी है। वो सिर्फ फैज़ खान की बेटी नहीं है, वो सफ़िया फैज़ खान और कमिश्नर जमशेद खान की बेटी है। तो मौत की राह पर चलने से पहले सोच जरूर लेना। कासिम कुर्सी से उठते हुए बोला और फिर ठिठक कर रुक गया। कासिम ने अब तक उसे नहीं देखा था। वो पिछले 5 साल से उसके साथ काम कर रहा था लेकिन उसकी शक्ल तक से नावाकिफ था और अब 5 सालों में पहली बार एक चुभती हुई मुस्कुराहट उसने अलेक्जेंडर के चेहरे पर देखी तो चौंक गया। अलेक्जेंडर ने वो खाकी लिफाफा खोला और इसमें से एक हंसती हुई तस्वीर बाहर निकाली और चलता हुआ रिवॉल्विंग चेयर पर जा बैठा। अब चेयर की पुश्त कासिम की तरफ थी। मुझे मौत पसंद आई। वो कहका लगाकर हंसा था। वो वहशत से लबरेज कहका था। उसने बेसाख्ता ही टेबल पर धरी रिवॉल्वर उठाकर दीवार में 2 गोलियां पिविस्ट कर दी। दोबारा मुझे डराने की कोशिश मत करना कासिम, वरना ये गोलियां मैं दीवार पर नहीं मारूंगा। सर्द आवाज ने एक पल को कासिम को गड़बड़ा कर रख दिया था। वह हलक तर करते कुर्सी के पुश्त को देखने लगा और फिर वहां से बाहर निकल गया। माहा जमशेद खान। उसने पिक की बैक साइड को देखा और फिर उसके लबों से पहली बार किसी लड़की का नाम यूं तजस्सुस से निकला था। उसने तस्वीर को अपने मोबाइल में कैप्चर किया था और कुर्सी की पुश्त पर सर टिका लिया। अब अलेक्जेंडर के चेहरे पे एक दर्द सा बिखर गया था। यार कब तक वेट करती रहोगी? मरवा ने उसका बाजू पकड़े झंझोड़ा जो इस वक्त गुस्से से भरी पड़ी थी। जब तक वो लाड साहब तशरीफ नहीं लाते। आरज़ू मुसलसल पिछले 1 घंटे से बाहर खड़ी दानल का वेट करी थी। ठंडी हवाएं इसके वजूद में कभी-कभी करी थी। उसके अकेले रह जाने की वजह से मरवा भी उसके साथ खड़ी थी और थोड़े फासले पर उसका भाई गाड़ी से टेक लगाए मोबाइल में बिजी था। यार मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, मरवा फिक्रमंदी से बोली। आरज़ू ने नफी में सर हिलाया। 10 मिनट और वेट कर लेने दो। आरज़ू कलाई पर बंधी रेस्ट वॉच को देखते बेजारी से बोली। गुस्से से दिमाग भनक रहा था। वो लब पीछे खड़ी थी। आहिस्ता आहिस्ता तो सारी कॉलेज की लड़कियां जा चुकी थी और अब वहां मरवा और आरज़ू ही बची थी। मुंह उठाकर मत चली जाना, जाहल कहीं का। आरज़ू इसकी सुबह वाली बात पर नकल उतारते बोली। आंखों में पानी सा भरने लगा था। आरज़ू चलो ना यार, भाई भी अब थक गए हैं। मरवा ने उसे फिर से हाँक लगाई थी। आरज़ू थक हार कर इस बात पे सर हिला गई। वैसे भी अगर मरवा भी चली जाती तो यहाँ वो और खौफ महसूस करती और सर्दियों के दिन थे जो जल्द ही ढल जाते थे। आरज़ू मरवा के साथ एकदम मुर्दा ही लगता है। मरवा के साथ गाड़ी में बैठ गई थी। एक डर भी उसके वजूद में रफ्ता रफ्ता उतर रहा था। अगर उसके जाने के बाद आने वाला आ गया और उसे ना पाकर न जाने वो क्या कोहराम मचाएगा। फिर आरज़ू अपनी सोचों को झटती अब बाहर देखने लगी। तो वो कौन सा आया है? आयशा गुड़िया कोई मसला तो नहीं हुआ? दानियाल उजलत में घर में दाखिल होते पहली फुर्सत में हाल में बैठी अपनी छोटी बहन को देखते मसरूफ से अंदाज में बोला। अच्छा तो आयशा दानियाल की बहन है, ठीक है। नहीं भाई, हम कैब लेकर आ गए थे, आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। 2 घंटे पहले जब आयशा ने दानियाल को कॉल की थी कि इन्हें पिक कर ले तब दानियाल ने बता दिया था कि वो एक अहम मीटिंग में फंस गया है, इसलिए वो कैब लेकर घर चली जाए और वहां से ड्राइवर को आरज़ू को लेने भी भेज दे। आरज़ू कहाँ है? इन दोनों को वहां बैठे देख दानियाल को कुछ याद आया तभी पूछ बैठा। आरज़ू अभी तक नहीं आई क्या माहा? आरज़ू कहाँ है? आयशा ने इधर उधर देखते फिर साथ बैठी माहा को टहोका दिया था जो मोबाइल में गुम थी। एकदम सर उठा कर देखा। मुझे क्या पता, मैंने तुमसे कहा था ड्राइवर को बोल दो, माहा ने धीमे लहजे में कहा। इसकी बात सुनते दानिया ने लब पीछे उन दोनों को घूरा। व्हाट द हेल इज दिस? कहाँ ध्यान रहता है तुम दोनों का, डैम इट। वो एक ज़रूरी फाइल लेने आया था और अब आरज़ू की घर में नामौजूदगी ने उसका ध्यान बुरी तरह खींच लिया था। दोपहर का वक्त था सो घर की खवातीन आराम कर रही थी और मर्द अपने अपने काम पर थे। वो तेजी से बाहर निकला था। आयशा और माहा को भी फिक्र लाहिक हुई थी, पता नहीं कहाँ होगी पागल लड़की। वो बड़बड़ाता हुआ बाहर की जानिब लपका क्योंकि उसकी गाड़ी बाहर थी। अभी वो फ्रंट डोर खोले ड्राइविंग सीट पर बैठने वाला था जब एक काली मर्सिडीज कुछ फासले पर रुकी। दानिया ने लहू छलकाती नजरों से उसमें से आरज़ू को बाहर निकलते देखा था। खुद तो लेने लगा, अब रोब भी जमाएगा उल्टा, गधा कहीं का। वो सख्ती से गाड़ी का डोर बंद कर गया। आरज़ू आगे की जानिब बढ़ रही थी। सामने दानियाल को सुरख चेहरा लिए खड़े देखकर आरज़ू लब पीछे उसके पास से गुजर गई जबकि दानियाल खान आंधी तूफान बना उसके पीछे लपका। उसकी नजरें फ्रंट सीट पर बैठे उस लड़के पर टिकी थी। किसके साथ आई हो तुम? वो झटके से उसके कमरे में दाखिल होते बोला जहाँ अभी आरज़ू ने बैग रखा ही था और अब वो वैसे ही खड़ी थी। आपको तमीज़ नहीं है? किसी के कमरे में बगैर नॉक किए नहीं जाते और खासकर एक लड़की के।
आरज़ू दबे-दबे गुस्से से बोली क्योंकि दानियाल उसे कहने के बावजूद लेने नहीं आया था। इसीलिए अभी तक वो गुस्से में ही थी। उसकी बात सुनते दानियाल को एक पल को अपनी गलती का एहसास ज़रूर हुआ था, लेकिन वो वापस से सख्ती का लिबादा ओढ़े उसके चेहरे पर नज़रें टिका गया। मैंने पूछा किसके साथ आई हो तुम? लड़का कौन था वो लड़का? दानियाल जबरे पीछे बोला। उसकी बात सुनते वो इसमें छुपा मतलब समझते आरज़ू का चेहरा शिद्दत से सुर्ख पड़ गया। आपको क्या मसला है इससे? अब खुद तो आप लेने नहीं आए और अब अगर मैं सही सलामत घर पहुँच गई हूँ, तब भी आपको मिर्चें लग रही हैं। पानी पियो ठंडा। आरज़ू चिपटी नज़रों से इसे देखते पलट गई। मैंने कुछ बकवास की है आरज़ू शहीर खान, किसके साथ आई हो तुम? वो गुस्से से मुठियाँ पीछे धाड़ा था। उसकी धाड़ सुनते एक पल को आरज़ू सहम गई थी। आप अपनी हद पार कर रहे हैं दानियाल सफ़ीर खान, आपको कोई हक नहीं है मेरे पर्सनल मैटर में बोलने का। आरज़ू पलटकर उसी के अंदाज में बोली। दानियाल की रगें बुरी तरह सुलगने लगी थी। गले पर वाज़ा होती नसें फूल रही थी। आरज़ू शायद उसे बता देती कि वो अपनी दोस्त के साथ आई है, लेकिन दानियाल का यूँ उससे इस अंदाज में पूछना आरज़ू को सुलगा गया था। ऊपर से वो किस तरह रौब जमा रहा था उस पर बजाय अपनी गलती मानने के। और तुम्हें भी कोई हक नहीं है आरज़ू खान यूँ किसी की भी गाड़ी में मुँह उठाकर बैठकर घर आने का। वो तो सुर्ख होती आँखें उसकी हेज़ल आँखों में गाड़े बोला। आरज़ू ने लब खींच लिए। न चाहते हुए भी आंसू टूटकर उसकी आँख से बह गए। शट अप दानियाल, जस्ट शट अप। इथे रख। मैं आपकी हर बात सहती आई हूँ, लेकिन खबरदार अगर आपने मेरे करैक्टर पर उंगली उठाई, मैं हाथ काट दूंगी आपके। दानियाल सफ़ीर खान, अपनी आंखें चेक करवाएं। आप बल्कि नहीं, अपने दिमाग का इलाज करवाएं। आपने सिर्फ फ्रंट सीट पर बैठे लड़के को देखा था, बैक सीट पर बैठी उसकी बहन को नहीं। आंखों में सुर्खी लिए वो उंगली उठाकर बोली। उसके लहजे में एक तूफान की सी तुकयानी थी। दानियाल मुठियां मजीद भींच गया। माथे पर 3 बल नमूदार हुए थे। गुस्से में उसने बैक सीट पर देखा ही नहीं था। एक तो थर्ड फ्लोर का फर्स्ट रूम और एक माथे पे 3 बल, ये हमें याद रहेंगे। चाहे तुम्हें मेरे इंतजार में कितना ही वक्त क्यों ना गुजारना पड़े, दोबारा किसी की गाड़ी में बैठकर मत आना आरज़ू खान, वरना फिर मैं वो करूंगा जो तुम हरगिज पसंद नहीं करोगी। वो वहशत ज़दा लहजे में बोला और वहां से निकल गया। गलती तो दानियाल सफ़ीर खान की थी, मगर वो दानियाल सफ़ीर खान ही कौन जो अपनी गलती मानकर माफ़ी मांग ले। दूसरों के आगे झुकना उस मगरूर ज़ादे को कहाँ गवारा था। आया बड़ा गाड़ी में मत बैठना, पता नहीं खुद को क्या समझता है, जाहल कहीं का। आरज़ू ने नम आंखें साफ की और कपड़े लेते वाशरूम में घुस गई। एक तो खुद ही नहीं आया था पिक करने, ऊपर से कैसे रोब झाड़ा था। मैंने बहुत सोच समझ कर एक फैसला लिया है, जैसा कि सब बड़ों को पता है इस बारे में, लेकिन छोटों को भी बताते चले जाएं कि मिराज और आयशा का निकाह बचपन में हो चुका था, इसलिए अब हम सब बाकायदा इनकी शादी की डेट फिक्स करने वाले हैं। आगा जी ने सबको देखते हुए खुशी से कहा। वहाँ उस वक्त हर कोई मौजूद था सवाए दानियाल के। माहा ने अपने भाई के चेहरे पर फैलती अनजानी सी खुशी को देखते लब दबाए थे, जो सर झुकाए बैठा था, जबकि आयशा का दिल किया वहां से कहीं गायब हो जाए। इसलिए 2 हफ्ते बाद ही आयशा और मिराज की शादी करने का फैसला लिया है। वैसे भी शादी के बाद आयशा ने इधर ही रहना है और ठीक 2 हफ्ते बाद मैं एक और फैसला सुनाऊंगा जिसे हर कीमत पर सबको मानना होगा। आगा जी अपने बेटों को देखते बोले। सब लोगों ने खुशी से इस बात में सर हिलाया। सफिया बेगम, माहा, आली और मिराज की बात ना उन्हीं उन्हीं याद रख लो, ठीक है। उन्हीं उन्हीं मतलब अब ये भी। सफिया बेगम ने उठकर आयशा के सर पर प्यार दिया, जबकि मिराज खान चोर नजरों से उसके सुर्ख होते चेहरे को देख रहा था। चलो फिर तैयारियों में लग जाते हैं, काम बहुत है और वक्त कम। नूर बेगम भी खुश होते बोली, जिस पर सब लोग ही वहां से उठ के थे। नूर, ये दानियाल फिरकार की वालदा है, तुम्हें आयशा उनकी आयशा दानियाल की बहन है, तो दानियाल और आयशा की वालदा है नूर। और सफिया बेगम माहा, आली और मिराज की, और रुखसार उनकी आरज़ू की। हो गया क्लियर। जिस पर सब लोग ही वहां से उठ गए। आगा जी अपने कमरे में चले गए, जबकि बाकी सब आयशा और मिराज को देखते हुए इनके पास से गुजर रहे थे। आयशा को अपना चेहरा दहकता महसूस हो रहा था। मिराज बड़ी पुरशौक नजरों से उसे देख रहा था। आयशा, सुने, मेरी शर्ट प्रेस करवा दे, कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आयशा को आरज़ू के साथ जाते देख वो पीछे से बोला। आयशा का दिल हथेलियों में धड़का था, जबकि आरज़ू लब दबा के, जाए आयशा जी, शर्ट प्रेस करें। आरज़ू लब दबाते वहां से बाहर निकल गई, जबकि आयशा घबराती हुई आगे बढ़ गई थी। कदम उसके कमरे की तरफ थे और मिराज के कदम उसके कदमों की पैरवी कर रहे थे। वो हाथ पीछे बांधे उसके कदमों पर कदम रखते चल रहा था। शर्ट कहाँ है? कमरे में पहुंचते वो अपने पीछे खड़े मिराज को देखते बोली। उसकी जीभ बदली बदली नजरों ने आयशा का दिल बुरी तरह धड़का दिया था। अलमारी में ही होगी, वो लब दबा कर बोला, क्योंकि आयशा तब तक सुकून में थी जब तक उनकी शादी का जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन अब तो वो बार बार उसके सामने आने वाली थी। निकाल दे, मैं प्रेस कर देती हूँ। आयशा नजरें झुकाए बोली। उसकी बात सुनते वो भारी कदम उठाता उसके करीब आने लगा था। आयशा उसके अपनी जाने बढ़ते कदमों को देख कर मजीद झुका गई। हर जगह लिखा होता है भारी कदम, पता नहीं कितने भारी होंगे।
तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैं तुम्हें खाने लगा हूँ। मिराज जरा सा झुकते उसके कान की करीब सरगोशी करते बोला। पुरहित तपिश भरी सांसों ने आयशा का कान झुलसाया था। उसने फौरन नजरें उठाकर खुद से करीब खड़े मिराज को देखा था। वो मखमूर नजरों से सही देख रहा था। बचपन की चाहत थी वो उसकी, और जब मिराज खान को पता चला था वो उसकी है तब वो कितना खुश हुआ था। उन दोनों को पता था वो एक दूसरे के हमनवा हैं, और यह एहसास खुश शर्ट आयशा अटकते लहजे में बोली, क्योंकि वो दरमियानी एक कदम का फासला तय करता बिल्कुल इसके करीब खड़ा हो चुका था। वो तो मैंने पहन रखी है। आंखों में शरारत भरे वो शहादत की उंगली इसकी थोड़ी पर टकाई उसे ऊपर उठाते बोला। आयशा की जिसम में करंट सा दौड़ा था। तो आखिर वो वक्त आ ही गया आयशा, जब आप मुकम्मल तौर पर मेरी बन जाएंगी। इसकी थोड़ी पर मोहब्बत से लब रखते वो बोझल गंभीर आवाज पे बोलता आयशा की चांद हलक में अटका गया। आयशा की हथेलियां इतनी सर्दी में भी पसीने से भीग गई थी। बस 2 हफ्ते और आप मुकम्मल मेरी दस्तरस में होगी। चेहरा इसके चेहरे के करीब करते वो खमार लूट आवाज में बोला कि इसके होंठ आयशा के माथे पर मिस हुए थे। उसकी धड़कनें मुंतशिर कर गए। मिराज वो घबरा कर उससे 2 कदम दूर हुई थी। वो आंखों में शौक का जहां आबाद किए उसके चेहरे पर फैलते रंगों को देख रहा था। फिर एक दिलकश मुस्कुराहट मिराज खान के लबों पर फैल गई। जब आप मेरी दस्तरस में होंगी तो ये ग्रेज बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। वो अपने लफ्जों पर दबाव देते बोला। आयशा ने सर उठाकर उसे देखा, जहां जज्बों की आंच उसकी आंखों में चमक रही थी। जाए अब के मैं शर्ट उतार कर दूं प्रेस करने को, वो लब दबाकर बोला। चेहरे पर साफ शरारत वाज़ह थी। आयशा फौरन वहां से निकली थी। पीछे वो सरशारी से बालों में हाथ फेर गया, जबकि आयशा अपने कमरे में जाती मुंतशिर होती धड़कनों को संभालने लगी थी। उसकी आंखों में जो जज्बे छुपे थे वो आयशा को अपने शहर में कैद करे थे, और इसका दिल बगावत करता उस शहर में कैद होने लगा था। गुलाल अब भी चेहरे पर बिखरा हुआ था। अब जरा बताना पसंद करोगी क्लास बंक करने की वजह? आरजू ने मरवा को घूरते पूछा, जो कब से उसे बोल रही थी कि एक बात बतानी है, एक बात बतानी है, और अब क्लास भी मिस करवा दी थी। यार बैठ तो जाओ, सांस तो ले लो। मरवा घास पर बैठते बोली। आरजू ने बेजारी से उसे देखा। हाँ जी, अब बता दे बाजी हकीमा। उसके आगे हाथ जोड़ते वो जिद होते बोली, क्योंकि परसों बहुत ही अहम टेस्ट था और आरजू खान तो वैसे भी पढ़ाई से बचती थी। यार कल क्या है तुम्हें याद नहीं है क्या? मरवा ने इसकी हेजल आंखों में झांकते कुछ अखज़ करना चाहा, जिस पर आरजू ने सोचने वाले अंदाज में उसे देखा था। मरवा ने बुरा सा मुंह बनाते उसे घूरा। बदतमीज, तुम्हें वाकई याद नहीं है? मरवा ने हाथ में पकड़ी किताब आरजू के कंधे पे मारते दहाई दी, जिस पर आरजू कराह के रह गई। हाँ जी, कल तुम नकम्मी दुनिया में तशरीफ लाई थी। उसके आगे सर झुकाए वो हाथ जोड़ते बोली। इसकी बात पर मरवा ने एक्साइटेड सी मुस्कुराहट लबों पर खींचते उसे देखा। हाँ जी, कलमा बदौलत की बर्थडे है और साथ में मेरी एंगेजमेंट भी है। मरवा शर्माते हुए बोली। आरजू झट से उसके गले लगी थी, साथ ही धमोका भी रसीद कर दिया। बदतमीज, पहले नहीं बता सकती थी? आरजू नाक चढ़ाते बोली तो मरवा कंधे झुका गई। तुमने जरूर आना है, 8 बजे फंक्शन है। मरवा ने उंगली दिखाते कहा, जिस पर आरजू की सारी खुशी दानियल फकीर खान को याद करते झांकी माने बैठ गई। यार बाकी सबको तो किसी तरह मना लूंगी, लेकिन वो खड़ूस इंसान वो हरगिज नहीं आने देगा। आरजू ने रोया रोया था। उसकी बात सुनते मरवा का मुंह लटक गया। तुम बस किसी तरह आ जाना आरजू, वरना मुझे मत बुलाना। मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट मोमेंट होगा, और मेरी बेस्ट फ्रेंड ना हुई तो फिर। मरवा उठते हुए बोली। आरजू ने मुंह बिगाड़ा था। वो क्या करती दानियल खा, जो उस पर बिलावजह पाबंदियां लगाता था, लेकिन इस बार आरजू ने भी अटल अंदाज में फैसला किया था। वो लाजमी मरवा की पार्टी में जाएगी, वरना उसकी दोस्त से नाराज हो जाती। घर पहुंचते आरजू ने फौरन कपड़े चेंज किए थे। शुक्र था कि खान बाबा इन्हें लेने आए थे। इस वजह से वो सारे रास्ते सोचती आई थी कि वो कैसे और कब बात करें। मरवा की पार्टी में इजाज़त मांगने के लिए उसने माहा से भी डिस्कस किया था, जिस पर उसने साफ दानियल का डरावा दिया था, जिस पर आरजू का हल कड़वा हुआ। क्या कर रही हैं आप लीज़ा भाभी? वो कपड़े चेंज करते किचन में आई थी। लीज़ा ने चौंक कर उसे देखा। मैं तुम्हारा भूत तो नहीं देख रही? लीज़ा आंखें छोटी किए बोली। क्या मतलब है आपका लीज़ा भाभी? आरजू मुंह फुलाए बोली थी, और फिर कॉफ़ी मशीन की जाने भड़ गई। लीज़ा हैरत से उसे देख रही थी। मैं अभी सबको बताती हूँ, आरजू की तबीयत खराब हो गई है। आरजू खान किचन में पाई गई है। लीज़े मिशी लीज़े की 4 साला बेटी के दूध का फीडर हाथ में पकड़े लब दबाते वहां से निकली थी। पीछे आरजू ने फुल बेजारी से उनकी पुश्त को घूरा। मैं सफियान भाई को बताऊंगी, भाभी आप बहुत चालाक होती जा रही हैं। आरजू ने पीछे से हाँक लगाई, और कॉफ़ी निकालते वो अब कॉफ़ी के साथ एक्सपेरिमेंट करने लगी थी। कोई भी हीरोइन किचन में नहीं जाती भई, हमारी तो मामा पीछे से जूता सेंक देती है। हाँ, वैसे ये अलग बात है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ बनाना आता है, बट हम बनाते ही नहीं है, लेकिन ताने लास्ट में मिलते हैं, और इतना भी नहीं है कि बनाते ही नहीं है। लेकिन हीरोइन का अपने स्वैग है। खैर, बड़ी मुश्किल से उसने कॉफ़ी बनाई और उसे कपों में डालती उसकी खुशबू अपने अंदर उतारते ही आरजू का दिल मतला उठा था। खरामा खरामा चलते वो ऊपर 3rd फ्लोर के फर्स्ट रूम में गई।
फर्स्ट रूम याद है ना? दानियल का। दरवाज़ा हल्के से नॉक किया और इजाज़त मिलने पर अंदर दाखिल हो गई। दानियल ने नज़र उठाकर उसे देखा। आरज़ू खान सर पर दुपट्टा ओढ़े नज़रें झुकाए खड़ी थी। अल्लाह! ये पक्का मुसीबत लाएगी। दानियल ने चुंबे से फिर से देखा, जैसे कुछ गलत देख लिया हो। क्या है? आरज़ू को कुछ भी ना बोलते देख वो आबरू झुकाकर बोला, लैपटॉप गोद से उठाकर टेबल पर धरते वो बेड से नीचे उतर आया था। वो मैं कॉफ़ी लेकर आई थी आपके लिए। आरज़ू कप के बाद दूसरी नज़र दानियल के हक्का-बक्का चेहरे पर डालते हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, कॉफ़ी और तुम? तुम्हें बनानी भी आती है या फिर इसमें भी तुम्हारी कोई खुराफात छुपी है? दानियल ने माथे पर तेवड़ी चढ़ाते पूछा। उसकी बात पर आरज़ू ने दांत खचकाए थे, लेकिन ज़ब्त कर गई। आखिर को परमिशन भी तो लेनी थी। वो मैं सीख रही, आप पी कर देखें ना कैसी है। आरज़ू ने कप उसके सामने पेश किया, जिस पर दानियल ने आरज़ू को चुम्बे से देखते कॉफ़ी का कप उठाकर लबों से लगाया और दूसरे ही पल एक शदीद गुस्से की लहर उसके वजूद में समा गई। एक्सपेरिमेंट किया भी तो किस पे? ये क्या हरकतियाँ? ये क्या बनाया तुमने? वो दांत पीसते बोला। आरज़ू ने मुँह बनाते उसे देखा। कॉफ़ी ही बनाई है? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने दानियल को बनाया है। आरज़ू मासूमियत का आला रिकॉर्ड कायम करते बोली। दानियल ने कप साइड टेबल पर रखते गुस्से से मुठियां भींचते सामने उस छोटी सी लड़की को घूरा। लगता है तुम्हें सजा लेने का बहुत शौक है आरज़ू खान। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा जो तुमने कॉफ़ी में इतनी ज़्यादा शुगर और इतना ज़्यादा नमक डाल दिया? आखिर तुम आई ही क्यों यहाँ? दानियल का बस नहीं चल रहा था आरज़ू खान का वजूद यहाँ से गुम करते। आरज़ू ने मुंह बनाते उसे देखा। मैं तो कोशिश कर रही थी, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? मैं कौन सा रोज़ रोज़ आपके टेस्ट की मुताबिक कॉफ़ी बनाती हूँ? सर्दियाँ ही रहे। आरज़ू पैर पटक कर बोली थी, एक तो कॉफ़ी बनाई, ऊपर से लाड साहब के नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। हूँ अपनी तरफ से किया है मैंने। नहीं बनाई तो बनाना सीख लो। नाउ गेट लॉस्ट बददिमाग। बस ज़बान जितनी मर्ज़ी चलवा लो इससे, वो अच्छी भली आएगी। बात तो सही। वो बेजारी से उसे देखते वापस लैपटॉप उठाकर बेड पर बैठ गया। पीछे आरज़ू खान कलसती हुई वहां से निकल गई, लेकिन इस दरमियान वो इसकी पहली बात पर गौर करना तो भूल ही गई थी। 5 मिनट ही गुजरे थे जब साइड टेबल से टेस्टलेस कॉफ़ी उठाए वो अनजाने में घूंट बनने लगा। लैपटॉप पर चलती उंगलियों की स्पीड तेज हो रही थी। उसे पता ही ना चला जब वो सारी कॉफ़ी खत्म कर गया था, जिसके बेकार होने के दाने वो भी आरज़ू खान को सुनाकर हटा था। इतना ही शौक़ा हो रहा था तो कॉफ़ी क्यों पी? आपको पता है मामा, उसकी मंगनी भी है साथ। मैं तो खूब एंजॉय करूंगी। आरज़ू सुबह ही सब लोगों के गिर्द घूमते ही इन्हें बता रही थी कि मरवा की मंगनी हर वो जाना चाहती है। उसकी बातें दानियल फीर खान के कानों तक भी पहुंच चुकी थी, लेकिन वो खामोश ही रहा था, बल्कि सभी खामोश थे, जिसे देख अब आरज़ू को गुस्सा आने लगा था। ये हमारी वाली हरकतें हम ऐसा करते हैं, और जहाँ पे लगता है ना कि यहाँ से परमिशन नहीं मिलेगी इस चीज़ की, तो मैंने वो ना सारी दिन या सारी रात जो भी होता है, मैंने उसी मतलब टॉपिक के बारे में बात करी जानी कि अगला बंदा मिनट बाद उस टॉपिक पे बात करे, ताकि फिर वहाँ पे मतलब ना जाने की परमिशन मिले किसी ना किसी तरह। लेकिन फिर भी वो चाहती ही रही कि बस किसी तरह उसे जाने की परमिशन मिल जाए। तभी बार बार कह रही थी, उफ कितना मज़ा आएगा, मैं तो जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आरज़ू अपनी माँ को देखते बोली, जो नाश्ता सर्व करते बैठ चुकी थी। सब लोग खामोशी से नाश्ता कर रहे थे और आरज़ू चहक रही थी, कितना मज़ा आएगा। आरज़ू नाश्ते की बाइट मुँह में रखते बोली, तुम वहाँ नहीं जाओगी। ऑमलेट का पीस मुँह में रखते वो संजीदा सर्द आवाज़ में बोला। सब लोग खुशी से ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जबकि इसकी सर्द आवाज़ पर चहचहाती आरज़ू अब लब भींच गई थी। क्यों नहीं जाऊंगी? मैं ज़रूर जाऊंगी। मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, उसने इतनी मोहब्बत से मुझे बुलाया है। आरज़ू फोक टेबल पर गुस्से से फोर्क पटकते गुस्से से बोली। उससे सामने बैठा शख्स जहर लग रहा था इस वक्त, या शायद जहर से भी बुरा। मैंने एक मरतबा कहा ना तुम वहाँ नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती, ज़्यादा ज़बान मत चलाओ। वह सामने बैठी लड़की को देखते लफ्ज़ों पर दबाव देते वही असली गहरी संजीदगी से बोला, मैं जाऊँगी। सुना तुमने? क्या हर वक्त रोब झाड़ते रहते हो मुझ पे? कज़न हो, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। चेयर खिसकाते वो उठते हुए ज़रा ऊंची आवाज़ में उसकी लहू रंग होती आंखों में अपनी हेज़ल आंखें गाड़े बोली, जिस पर मुकाबले ने जबड़े खींच लिए। बकवास बंद करो, अपनी तमीज़ से बात करो। माथे पर तेवड़ी चढ़ाए वो उस 5 फुट 4 इंच की आफत की बुढ़िया को आंखें दिखाए धाड़ा के आरज़ू का दिल होले से लड़सा। क्यों तमीज़ से बात करूँ? तुमने की है कभी तमीज़ से बात? हमेशा ये मत करो, वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ। लेकिन अब बस बहुत हो गया, मैं जाऊँगी। तुम्हारा ये रोब बाकी सब पर चलता होगा, मुझ पर नहीं चलेगा। वो इसे उंगली दिखाते बोली। आका जी ने गुस्से से उसकी चलती ज़बान में लहजा की, जबकि मुकाबल के तन बदन में आग फटकी थी। वो तन बन करता इस तक जाता, इसकी कलाई गुस्से में दबोच गया। अभी पता चल जाएगा तुम वहाँ कैसे जाती हो। बेटा जाके तो मरेगी। इसे घसीटते वो सर्द चेहरा लिए आगे को बढ़ा, जबकि आरज़ू ने गुस्से से उससे अपनी कलाई छुड़वानी चाहिए थी। छोड़ो मुझे, जंगली कही के। गुस्से से दांत पीसते वो बोलेगी। उसकी घोर अफसानियाँ सुनते दानियल फीर खान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा था। उसने सख्ती से आरज़ू को इसके कमरे में पटखा दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। खबरदार, अगर किसी ने इस बदतमाग लड़की को यहाँ से निकालने की गुस्साखी की। उंगली दिखाते उसने यंग जनरेशन की तरफ शरारतबाज नज़रों से देखा। तुम हो के बदतमाग, बल्कि तुम्हारे पास तो दिमाग ही नहीं है, बस हर एक पर हुक्म चलाना आता है तुम्हें, जाहल शख्स। अंदर से आरज़ू की आवाज़ सुनते चीखी थी,
आरज़ू उसकी आवाज़ सुनते सॉरी, जबकि बाहर सब यंग जनरेशन के चेहरों पर दबी-दबी हँसी थी, जिसे अगर आरज़ू देख लेती तो उन सब के मुस्कुराते चेहरों को आग ही लगा देती। रात के 7 बजे वो मुकम्मल तैयार थी। उसने आईने में अपना अक्स देखा, नेवी ब्लू कलर की मैक्सी में हल्के-फुल्के मेकअप के साथ वो आसमान से उतरी कोई परी लग रही थी। आँखों पर ग्लासेस के बजाय लेंस लगा लिए थे। उसने एक मरतबा फिर घूमकर अपना जायज़ा लिया। जहाँ ना हो तो। एक तो ये थोड़ा सा तैयार होने के बाद ही परियां लगने लग जाती है। वैसे ऐसा ही होता है, लड़कियां तैयार हो जाए मेकअप कर ले तो फिर लड़कों को परियां ही लग रही हैं, और शादी के बाद चुड़ैले। खैर ऐसा नहीं बोलते। खान को सोचते आरज़ू ने कड़वा सा मुंह बनाया और अपने कमरे की खिड़की की जानिब की, जो लॉन में खुलती थी। एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ खिड़की खोलते वो वहाँ से बाहर निकली थी। आरज़ू आयशा लॉन में आते उसे देखते भागकर उसके पास आती, दबी दबी आवाज़ में अंदर की जानिब देखते बोली, आयशा मैं जल्दी जल्दी वापस आ जाऊंगी, तुम सब संभाल लेना, ओके बाय। आयशा की बगैर कोई सुने वो बाहर की जानिब चली गई, जबकि आयशा पीछे माथा पीटती डरते हुए अंदर की जानिब गई थी। और फिर जब दानियल खान ने आरज़ू का कमरा खटखटाया तो किसी ने कमरा नहीं खोला था। दानियल अब पीछे मास्टर की से कमरा खोल चुका था, लेकिन बेड पर कम्फर्टर ओढ़े वजूद को देख उसके पेशानी के बलों में कुछ कमी आई थी। लेकिन अगले ही लम्हे वो तंदो तेज नज़रों से बेड पर लेटे वजूद को देखने लगा। आयशा, आरज़ू कहाँ है? ये जिन्न है, इसे कैसे पता चला? वो सर्द आवाज़ में गिर जा। आयशा को अपना हालत खुश होता महसूस हुआ, लेकिन वो यूं ही लेटी रही। आयशा, मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आरज़ू कहाँ है? और फ़ौरन उठो यहाँ से। दानियल इस पर रोबदार लहजे में बोला कि आयशा कंप्यूटर सर से उतारते सहमते हुए अपने भाई के गुस्से से तने चेहरे को देखने लगी थी। भाई, वो आरज़ू चली गई। आयशा सर झुकाए बोली। दानियल ने आग बरसाती नज़रों से दीवार पर लगी आरज़ू की तस्वीर को घूरा और फिर आयशा को अपने रूम में जाने का बोला था। आयशा को नहीं पता था दानियल को कैसे पता चला, जबकि दानियल आयशा का जूता देख चुका था। भाई, तुम नंगे पाँव नहीं आ सकती थी? लावा सा दानियल के वजूद में भड़क रहा था, जिसकी जद में अब आरज़ू खान का वजूद आना था। रात के 10 बजे वो दबे कदमों से अपनी हाई हील्स हाथों में पकड़े एक हाथ से मैक्सी उठाए अंदर दाखिल हुई थी। आहिस्ता से लब दबाए वो हाल में दाखिल हुई, जहां दाखिल होते ही उसकी सांस अलग में अटक गई। वो आंखें फाड़े सामने 1 सीटर सोफे पर टांग चढ़ाए बड़ा जमान शख्स को देख आंखें फैलाई वही रुक गई थी। वो बैकबोन में सरसराहट सी हुई थी। अच्छा, जिस खिड़की से तुम कूदी थी उससे ही चली जाती अपने कमरे में। हीरोइन वाकई कमकल होती है। और अगर वही खिड़की थोड़ी सी ऊपर हुई फिर क्योंकि कूदना आसान होता है, ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है हमारे हिसाब से। आरज़ू खान को लगा जैसे सामने बड़ी शान से मौत का फरिश्ता बैठा है, जो लहू रंग आंखों से इसी घूर रहा था। गले में गिल्टी सी उभरी जब वो सोफे से उठता भारी कदम उठाने लगा था कि एक खामोश हाल में उसके कदमों की होलनाक आवाज़ गूंजने लगी थी। वहाँ उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। शायद बाकी सबको उस सामने खड़े जलात नहीं अंदर भेज दिया था। वो थूक निकलती खौफ से आंखें मीच गई। जैसे जैसे वो इसके करीब आ रहा था आरज़ू का दिल जैसे बंद हो रहा था। क्या बकवास की थी मैंने? बोलो, क्या बकवास की थी मैंने कि तुम वहाँ नहीं जाओगी? वो इतने शदीद गुस्से में धाड़ा कि अंदर बैठी आयशा और माहा के रोंगटे खड़े कर गया। आरज़ू खान डर से 2 कदम पीछे उछली। क्यों गई थी तुम? वो मुठियां पीछे माथे पर 3 बल डाले बोला। अंगार लहजे से गुस्सा छलक रहा था। नीली आंखें वहशत से लबरेज थी और आरज़ू को अपनी जान जाती महसूस हुई। मंगनी पर उसने खूब इंजॉय किया था, मगर अब सामने खड़े शख्स ने उसका खून तक मुंजमद कर दिया था। मेरी दोस्त की इंगेजमेंट थी, वो खौफ से बोली। आरज़ू को लगा जैसे वो बस उसे मारने ही वाला हो। ज़बान लड़खड़ा गई। तो अगर तुम वहाँ नहीं जाती तो क्या ये सब तामझाम ना होता? उसका बाजू दबोचे वो लहू रंग आंखों से उसे देखते घुराया। आरज़ू ने अपने बाजू पर उसकी जारहाना गिरफ्त बढ़ती महसूस की। आरज़ू खान लब भींच गई थी। नई बगावत ने उसके अंदर सर उठाया। तभी वो नजरें उठाए दानियल को देखने लगी। आप होते कौन है मुझे मना करने वाले? मेरे भाई हैं, मेरे बाप हैं या फिर? आरज़ू हिम्मत करती जरा गुस्से से बोली। दानस्ता उसने बात अधूरी छोड़ दी। उसकी बात सुनते दानियल का गुस्सा सवाने से वो पहुंच गया। मैं पूरी करूँ? ज़ुबान बंद रखो अपनी बददिमाग लड़की। इसका बाजू झटकते वो हाथ हवा में मुअल्लक कर गया। आरज़ू ने फैली आंखों से उसका हवा में थमा हाँ देखा था। स्टार्टिंग जो है ना इस नावल की, उसमें हमारी आवाज़ तेज़ होगी और आगे स्लो, क्योंकि स्टार्टिंग करने के बाद 1 दिन के बाद हमें वापस रिकॉर्ड अब करें और हमने सोचा है कि हम स्लोली रीड करें। बाद में ऐप से आवाज़ को तेज़ करेंगे और इतनी आवाज़ आप लोगों के सुनने के लिए काफ़ी होगी। ठीक है, आप लोग कौन सा अपने कानों के पर्दे फाड़ने हैं ना, हम अपना गला फाड़ना चाहते हैं? ठीक है ना, इतनी ठीक है। मैं जाऊंगी, हर वो जगह जाऊंगी जिससे आपको मसला हुआ। सुना आपने? आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश करने की? ओके। आरज़ू खान दानियल सफ़ीर खान के सीने पर हाथ मारते उसे पीछे की जानिब धक्का देते हैं ज़्यादती अंदाज में चीखी। दानियल खान ने हमेशा उस पर पाबंदियाँ लगाई थी, लेकिन कभी ऐसी नौबत नहीं आई थी कि वो इस पर हाथ उठाते। हाथ में रहो अपनी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दानियल उंगली उठाए बोला। उस वक्त इसकी आंखों में शोले झुलस रहे थे और आरज़ू की आंखों में सुर्खी की लकीरें थी। आपसे बुरा कोई है भी नहीं, क्यों मुँह उठाकर मेरे मामलात में पढ़ने की कोशिश करते हैं? आरज़ू लब पीछे बोली। दानियल ने जबड़े पीछे उस लड़की की चलती ज़ुबान को मुलाहिज़ा किया था।
कहाँ लेकर जा रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। दानियल ने सख्ती से उसका हाथ जकड़ा था। नीम अंधेरे में आरजू को वो कोई हैवान ही लग रहा था जो इसे अपने साथ खींच के ले जा रहा था। मैंने कहा हाथ छोड़ो मेरा। आरजू उसके हाथ पर अपना हाथ रखते छुड़ाने की कोशिश करते बोली। उस हद से ज्यादा गुस्से में तने चेहरे समेत देखते आरजू की बैकबोन में सरसराहट हुई थी। तुम्हारी जगह ये है, सुना तुमने? जब यहाँ 2 रातें गुजारोगी फिर तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। दानियल ने उसे लाकर एक कमरे में जोर से भटका के वो जमीन पर जा गिरी थी। वो दहशतज़दा आवाज में फंकारा, बहुत शौक है ना तुम्हें घर से बाहर इतनी रात को अकेले जाने का? अब यहाँ रहो अकेले। दानियल उंगली उठाए इसे देखते करखत लहजे में बोला। आरजू ने खौफ से आसपास देखा। वो उन लोगों का पुराना स्टोर था जहाँ बहुत पुरानी चीजें पड़ी थी। वहाँ रोशनी ना होने के बराबर थी क्योंकि छत पर बने जालीनुमा रोशनदान से चांद की हल्की सी रोशनी आ रही थी। सर्दियों के रात में अंधेरे में यहाँ रहना आरजू खान के रोंगटे खड़े हुए थे। अल्लाह जी। नो दानियल, आप ऐसा नहीं कर सकते। आरजू नफी में सर हिलाते आगे को बढ़ी। जब दानियल ने इतनी फुर्ती से दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया, आरजू बार बार दरवाजे को पीट रही थी। दानियल, सफीर खान दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा खून कर दूंगी, तुम जाहिल इंसान, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? आसमान पर चांद न होने के बराबर था। चांद की बहुत ही मध्यम रोशनी आ रही थी जिस वजह से आरजू को अब वहां डर लगने लगा था। और अगर आरजू खान जान जाती कि वहां उसके अलावा कोई और भी था तो यकीनन वो वैसे ही मर जाती। एक आंसू टूट कर इसकी आंख से बहा। बाहर खड़ा शख्स पॉकेट से सिगरेट निकालते लबों को लगाए सुलगाने लगा था। उसका खुद का वजूद भी इसी सिगरेट की मानित सुलग रहा था। कनपट्टियां से हिलाते वो आरजू की चीखने चलाने की आवाज़ें सुन रहा था। अब चूंकि दानियल सफीर खान ने उसे यहाँ कैद किया था तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी होनी थी कि दानियल के अलावा उसे वहां से कोई बाहर निकाल लेता। इसे चंड मारना इस दानियल के मुंह पे। चंडवीन थप्पड़। बदतमीज ना होता। सही कहती है वो। बेटा दानियल, आरजू भी बच्ची है, मैं समझा दूंगी उसे। रुखसार बेगम ब्रेकफास्ट करते दानियल को देखते बोली जो लब पीछे फोक टेबल पर रख गया। मुझे पता है छोटी अम्मी, आप उसकी माँ हैं। आपको मुझे अफसोस होता होगा कि मैं आपकी बेटी के साथ क्या करता हूँ। बहुत सख्त रवैया है मेरा उसके साथ, लेकिन आप बेहतर जानती है ऐसा क्यों है। दानियल बाहम हाथ एक दूसरे से जोड़े बोला। रुखसार बेगम उसकी बात सुनते खामोश होगी क्योंकि वह सही कह रहा था। बहू, तुम फिक्र ना करो, आरजू हमारी भी पोती है लेकिन उसके लिए यही बेहतर है। आगा जी ने ब्रेकफास्ट खत्म करते उठते हुए कहा तो रुखसार बेगम इस बात में सर हिला रुखसार बेगम ने इस बात में सर हिलाया। उस वक्त वहाँ उन तीनों के अलावा कोई नहीं था। छोटी अम्मी, मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। बहाने बाहर निकलते हाँक लगाई। उस सबको आरजू खान की फिक्र थी लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहाँ जाकर उससे बात कर ले क्योंकि दानियल ने सख्ती से मना किया हुआ था कि आरजू खान के पास कोई नहीं जाएगा। खान बाबा चले। महा रिस्ट वॉच देखती गाड़ी में बैठ गई जबकि आयशा तबीयत खराबी की वजह से नहीं जा पाई थी और आरजू मैडम कैद काट रही थी। अच्छा अभी आधा रास्ता ही तय हुआ था जब उनकी गाड़ियों के आगे और पीछे 2 गाड़ियां रुकी। खान बाबा ने अचानक ब्रेक पर पाँव रखते एक्सीडेंट होने से रोका था। महा परेशानी से इधर उधर देख रही थी। हे कौन हो, अक्ल है क्या? खान बाबा खिड़की से चेहरा बाहर निकाले बोले। जब सूट बूट में लोग उतरे और खान बाबा को खतरे की घंटियां अपने करीब बजती महसूस हुई। इससे पहले वो तेजी से गाड़ी यहाँ से निकालने की कोशिश करते उन आदमी ने फुर्ती से खान बाबा के करीब जाकर उन पर गन की बैग से वार किया था। उनके सर से खून उबल कर बाहर निकला और उन्होंने एक फायर खान बाबा के बाजू में किया था। माँ की चीख गाड़ी में गूंज गई। खान बाबा तकरीबन बेहोश होने वाले थे और माँ तेजी से गाड़ी से बाहर निकली थी। अपनी जान बचाने को इसकी आंखों में खौफ की लकीरें फैल गई। चलना जैसे महाल हो गया था। उन आदमियों ने वहां के इर्द गिर्द घेरा बनाया। वो चारों तरफ देख रही थी। उसकी काली आंखों में इस वक्त हद से ज्यादा डर था जिससे मोले से लड़ रहा था। जब उससे उस घेरे को चीरते हुए एक आदमी से अपनी जान भरता महसूस हुआ। वो ब्लैक पैंट शर्ट पर ब्लैक शूज पहने, सर पर हैट रखे, चेहरे पर माल बांधे उसके करीब आया। माँ ने खौफ से लबरेज नजरों से इसे देखते पीछे की जानिब कदम बढ़ाए थे और वो आहिस्ता आहिस्ता चलता इस तक पहुंच रहा था। माँ अपनी गाड़ी के साथ लग गई। उसका दिल किया कि काश वो यहाँ से गायब हो जाए। देखो, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, मेरा बैग है, तुम्हें पैसे चाहिए? माँ घबराते हुए गाड़ी में घुसती जा रही थी। इतनी सर्दी में भी उसके पसीने छूट रहे थे। जब अलेक्जेंडर उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया था, इतना कि उनमें बस 1 इंच का फासला रह गया था। अब वो पंखा कौन चलाने लगा है कमरे में? अचानक खैर मुतवक्का सवाल है हमारा, क्योंकि गर्मी आ गई है कि नहीं आई, जो सिर्फ हमें लगती है। माँ ने जोर से आंखें मीची और वो उसके डरे सहमे चेहरे को देख रहा था। माँ, जमशेद खां, तुम्हारी बर्बादी चाहिए मुझे। वो इसके ठंडे भरते गुलाबी लोगों पर अंगूठा फेरते बोला तो माँ के वजूद में करंट सा दौड़ गया। आज तक किसी नामहरम ने इसे छुआ नहीं था और मुकाबले आज तक किसी लड़की को, लेकिन वो जिये देना चाहता था। माँ जमशेद खान को तभी अपने खतरनाक इरादों से सगा किया था। मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी, यू बास्टर्ड। न जाने महा खान में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। वो जोर से चलाई और उसका हाथ झटका जिस पर उसकी आंखों में उभरती चमक एक होलनाक वहशत में बदल गई। इंटरेस्टिंग, आई लाइक इट। स्ट्रेंज हमारे मुंह से निकलने लगा था। माह को देखते हुए सर्द स्पाट आवाज में बोला। माह को अपनी सांसें रुकती महसूस हो रही थी। आपने उस कमिश्नर को बता देना अलेक्जेंडर आया था।
उसने नीम बेहोश खान बाबा को शीशे के पार देखते कहा जो उठने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने डैशबोर्ड से गन उठाकर उस पर फायर करना चाहा था, लेकिन अलेक्जेंडर ने बहुत बेरहमी से उनके हाथ पर फायर किया कि माँ शिश्रित रह गई। उसके चेहरे पर एक साया सा लहराया था। वो फौरन वहां से भागने को कदम बढ़ाने लगी जब इतनी ही तेजी से अलेक्जेंडर ने उसका हाथ दबोचा और उसे झटके से अपनी जानिब खींचा था। माँ लहराती उसकी जानिब खींचती चली गई। अलेक्जेंडर ने आंखों में वहशत लिए उसकी एक मखसूस नस दबाई और माँ जमशेद खान को अपने सामने मौजूद वो शख्स धुंध की नजर होते मालूम हुआ। वो जल्दी उसके बाजू में झूल गई। अलेक्जेंडर ने उसे उठाते गाड़ी में बिठाया और खुद भी बैठ गया। मेरा इंतकाम तुम पूरा करोगी माहा खान, तुम्हारी बर्बादी ही मेरा इंतकाम होगा। तुम तड़पोगी तो वो सब तड़पेंगे। वो लफ्ज़ नहीं अंगारे उगल रहा था जिसकी इज्जत में वो माहा खान के वजूद को जला देना चाहता था। उसकी आंखें इस वक्त बर्बादी का एक अलग ही मंजर पेश कर रही थी। हमें भी सीखना है। किसी को पता है वो मखसूस नस कौन सी होती है जिससे दबाने से बंदा बेहोश हम अपने बहन भाइयों को करना चाहते हैं, बेहोशी हो जाए, एटलीस्ट बकवास तो नहीं करेंगे। कोई जवाब देगा क्यों लाया गया है मुझे यहाँ? माँ दरवाज़ा बजाते बोली थी। खौफ आंखों में फैलता जिसम में सरायत करने लगा था। बाहर वो शख्स सगार लबों में दबाए सर्द तासरा चेहरे पर सजाए बैठा था। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? मेरे पापा कमिश्नर है। मैं 2 मिनट में तुम्हें गायब करवा दूंगी। माँ दरवाज़ा अपनी पूरी ताकत से बजाते बोली। वो पिछले आधे घंटे से दरवाज़ा पीट रही थी, मगर मजाल थी कि बाहर से कोई भी आवाज़ उसे सुनाई दे जाती। कोई है क्या? सुनाई नहीं दे रहा? बहरे हो गए हो? माँ जोर से दरवाजे को ठोकरें मारते बोली। फिर साइड पर जाते उसे उस कमरे में रखे बेड पर बैठ गई। 10 मिनट ही गुजरे थे जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर माँ ने सर उठाकर सामने देखा। कौन हो तुम और यहाँ क्यों लाए हो मुझे? माँ बेड से उठते बोली। वो बहुत हिम्मत से खड़ी थी क्योंकि अगर वो कमज़ोर पड़ती तो न जाने सामने वाला शख्स क्या करता उसके साथ। मैं कौन हूँ तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। मैं क्या करने वाला हूँ ये तुम्हें ज़रूर जानना चाहिए। माँ ने देखा उसके चेहरे पर अब नकाब नहीं था, लेकिन उसके सर पर अब भी हैट थी जो उसके आधे चेहरे को कवर कर रही थी। माँ खान ने उसके स्याह होंठ देखे थे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं है, जाने दो मुझे। माँ बेखौफी से बोली और आगे को बढ़ी जब मुकाबले ने सख्ती से उसकी कलाई दबोची उसे अपने रूबरू किया था। मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ से कोई बाहर नहीं जाता, समझी तुम? आइंदा इस लहजे में मुझसे बात मत करना, वरना और मैं ऐसी बला हूँ कि मुझे गायब करने के लिए तुम्हारी 7 नस्लें भी कम हैं। अपने उस बाप की धमकी दोबारा मुझे मत देना। वो इसकी कलाई पर गिरफ्त मजीद सख्त करते ठंडे ठाल लहजे में बोला। माँ का दिल दहल कर रह गया था। हाथ छोड़ो मेरा। माँ उसकी गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाने को मचल रही थी। अब उसे खौफ महसूस होने लगा था सामने खड़े शख्स से। बर्बादी मुबारक। वो इसकी जानिब झुकते माँ की खौफ से तरह आंखों में देखते बोला, फिर गर्दन पीछे को ढलकाए कहका लगा गया। माँ का रवा रवा कांप उठा था। कैसा संकी इंसान था वो। देखो छोड़ो मुझे, माँ अटकते लहजे में बोली जबकि अलेक्जेंडर के लोगों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। अपने उस बाप का ड्रावा मत देना आइंदा मुझे। इसका हाथ छोड़ते वो अपना हाथ अपने ब्लैक शर्ट के बटनों तक ले जाते इन्हें खोलने लगा था। माँ ने हैरत से फैलती आंखों से उसकी बेबाकी से किए गए अमल को देखा। ये क्या कर रहे हो तुम? माँ के जिस्म में खौफ से सनसनी दौड़ गई। वो पीछे की जानिब कदम बढ़ाने लगी थी जबकि शर्ट उतारते वो दूर उछाल गया। तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत। तंजिया हंसते वो माँ को बहुत कुछ बावर करवा गया था। उसके लहजे में कहीं से भी मजाक की रमक ना थी। माँ की हथेलियां पसीने से भीगने लगी। तुम जो भी चाहती हो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। माँ के लिए ये ख्याल ही सुहान रूह था कि वो किसी नामहरम के साथ अकेले इस तरह कमरे में है। कुजा के सामने खड़े नामहरम के ख्यालात। तुम रोकोगी मुझे? अलेक्जेंडर का लहजा मजाक उड़ाता था। माँ पीछे जाती अब बेड पर गिरने के अंदाज में बैठी। उसकी आंखों से नमकीन पानी बहने लगा था। टांगे शैल होने लगी। देखो हमारे दरमियान कोई रिश्ता नहीं है, प्लीज़ जाने दो मुझे। कुछ देर पहले की सारी अक्कड़ हवा हुई। माँ रोते हुए सिसकी थी क्योंकि सामने खड़े शख्स के इरादे कहीं से नेक नहीं थे। तुम कोई रिश्ता बनाना चाहती हो मुझसे? वो इसके चेहरे के नज़दीक झुकते बोला। माँ सिसकती नफ़ी में सर हिला गई। अलेक्जेंडर ने उंगली की पोर से एहतियात से उसके आंसू चुने बगैर उसके चेहरे को हाथ लगाए। मैं तो ऐसा ही करूँगा। तुम्हारी बर्बादी ही सफ़िया खान की बर्बादी होगी। जब तुम रुस्वा होगी तब उन लोगों को किसी दूसरे की इज्जतों का ख्याल आएगा। माँ का चेहरा अब की बार सख्ती से दबोचे वो सर्द आवाज़ में घुराया। उसकी शरर बार नजरें माँ के सुरख पड़ते चेहरे पर थी। नो प्लीज़। माँ नफ़ी में सर हिलाते सिसकी। उसे संगी इंसान की उंगलियां अपने चेहरे में धंसती महसूस हुई थी जबकि अलेक्जेंडर जबत के मारे जबड़े भेज गया। कब किसी लड़की के साथ ऐसी गिलाजत भरी बातें की थी या यूं करीब आया था तभी सीने में आग से भड़कने लगी थी। ऐसे मत करो मेरे साथ, मैं मर जाऊंगी। मुझसे निकाह करके छोड़ देना ये सब करके। माँ अटकते लहजे में बोली। वो नहीं जानती थी वो क्या बोल रही है, लेकिन उस वक्त अपनी इज्जत बचाने को उसे यही बेहतर लगा था। उसे अपना दिमाग माफ होता महसूस हुआ। हाँ, तुमसे शादी ताकि ये सब तुम्हारी रुसवाई में ना बदले। मैं सिर्फ तुमसे इंतकाम लूँगा माँ जमशेद खान। ऐसा इंतकाम के रफ्ता रफ्ता तुम तड़प कर मर जाओगी और साथ में तुम्हारी वो माँ भी। कैसा लगेगा तुम्हें जब एक नामहरम तुम्हें छुएगा? वो माँ के चेहरे को चटकते कहका लगाकर हंसा, या शायद वो खुद को ये बावर करवाना चाह रहा था कि वह ऐसा कुछ करने वाला है।
नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो। वो रोते हुए पीछे की जानिब खिसकी थी, जबकि अलेक्जेंडर ने हद से ज़्यादा गुस्से में दाँत कचलाते उसके बाल जकड़े। ऐसे ही तड़प रहा था मैं 11 साल पहले, लेकिन इन्हें रहम नहीं आया मुझ पर। मैं क्यों तुम पर रहम करूँ? वो आंखों में सुर्खी लिए बोला। ये भी शुक्र था कि माहा जैसी नाजुक सी लड़की ने उसकी आंखों से टपकती वहशत नहीं देखी थी। अलेक्जेंडर की आंखों में न चाहते हुए भी उन पलों को याद करते नमी फैल गई। वो उसकी गिरफ्त माहा के बालों पर सख्त तर होगी। नो। माहा इसके हाथों पर हाथ रखते अपने बालों पर बढ़ती उसकी गिरफ्त छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। उसके लबों से एक कराह निकली और फिर कई सिसकियां। प्लीज़ मत करो, तुम्हें तुम्हारी माँ बहन का वास्ता, मेरी इज्जत मेरे लिए सब कुछ है। माहा रोते हुए बोली। उसकी आंखों से आंसू मोतियों की तरह बह रहे थे, जबकि अलेक्जेंडर की गिरफ्त उसके बालों पर ढीली पड़ गई। इधर क्या कर रहे हो आप लोग? झोली बिछा हुआ आगे मोती गिर रहे हैं उसकी आंखों से, मगर उसके अंदर एक आतिश शां फटा था माहा की बातें सुनते। माहा जमशेद खान। वो माहा का नाम पुकारते शिद्दत से ज़्यादा आवाज़ में चीखा और फिर उसने इस फुल ब्लैक थीम रूम को तबाह बर्बाद कर दिया था। हर चीज़ ज़मीन पर पटक डाली। माहा कानों पर हाथ रखते खौफ से कांपने लगी थी। दफ़ा हो जाओ यहाँ, सॉरी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं कुछ कर दूँ। और याद रखना, मैं तुम्हारे साई की तरह तुम्हारे साथ हूँ, जिससे छुटकारा तुम्हें तुम्हारी मौत पर मिलेगा। खबरदार अगर किसी को कुछ बताया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गेट लॉस्ट। वो शोला बार नजरें माहा के सिसकते वजूद पर डाले बोला और सर पकड़े वाशरूम में बंद हो गया। पीछे माहा बामुश्किल रोते सिसकते वहां से उठी थी, कदमों से जैसे जान निकल गई थी। वो उस घर से बाहर निकली तो बाहर खान बाबा खड़े थे। वो रोते हुए आगे बढ़ी थी। खान बाबा, किसी को मत बताना जो कुछ भी हुआ। माहा रोते हुए गाड़ी में बैठ गई। खान बाबा भी गाड़ी में बैठ गए। उनके हाथ और बाजू पर पट्टी थी और दूसरे हाथ से गाड़ी ड्राइव करने लगे। उनके चेहरे पर सख्ती थी। मुझे धमकी दी गई है बेटा कि वो मेरे खानदान को मार देंगे, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं है। खान बाबा सामने सड़क पर नजरें जमाए बोले। माहा मुंह पर हाथ रखते सिसकी। इन चंद घंटों ने माहा का पोर पोर खौफ से लबरेज कर दिया था, जैसे वो एक अंधेरी नगरी में अकेले चली आई हो। नहीं, आप मत बताना, वो मार देगा, प्लीज़ आप वादा करें। माहा सिसकी। उसकी टांगें अभी भी बहुत बुरी तरह कांप रही थी। खान बाबा ने अफसोस और यासियत से सर को धीरे से इस बात में हिलाया। वह सुबह ही निकली थी और अब दोपहर का 1 बज रहा था और वो घर जा रही थी। रोते हुए उसकी आंखें और नाक सुर्ख हो रहे थे और पूरा जिस्म कांप रहा था। उसकी आवाज़ में जो वहशत महसूस हुई थी, माहा जमशेद खान की आवाज़ खोने लगे थे उसे सुनकर। गाड़ी घर के आगे रुकी तो वो अपना टूट फूट का शिकार होता वजूद संभाले गाड़ी से बाहर निकली। एक गहरा सांस भरा, आंखें साफ की और अंदर की जानिब भाग गई। टांगे कांपती, चलने से इनकार कर रही थी। वो तेजी से अंदर जाती, बगैर किसी की परवाह किए अपने रूम में बंद होती, बेड पर गिरते मुंह पर हाथ रखते रोने लगी थी। वो बहुत डर चुकी थी उस शख्स से जिसका आधा चेहरा वो देख चुकी थी। उसके स्याह लब और उससे निकलते इस दहशत ज़दा लफ्ज़ों ने माहा की रूह फना करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कल रात से आरज़ू खान उस रूम में थी और अब दोपहर से शाम हो रही थी। दानियल घर में ही था, मगर मजाल उसे ज़रा भी तरस आ जाता, खबती कहीं का, कि वो राहत से वहाँ कैसे रह रही होगी बगैर कुछ खाए पिए। कोई है, बचाओ। आरज़ू खान की चीखती आवाज़ स्टोर के पास से गुजरते वजूद को सुनाई दी थी। वो कान लपेटे गुजरने लगा था। प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। आरज़ू दरवाजे के साथ लग गई। अब वहाँ रात के मुकाबले कदर रोशनी ज़्यादा थी। आरज़ू ने आसपास देखा, जहाँ 2 से 4 चूहे उसे खुद को ही तकते मिल रहे थे। वो आंखें फाड़े इन्हें देखने लगी। तभी झट से घबराहट से महसूस होने लगी, क्योंकि वो बचपन से चूहों से डरती थी। उसे फोबिया था उनका, और अब तो आरज़ू को अपनी जान जाती महसूस हो रही थी। इन्हें यहाँ से वहाँ जाते देख और अब वहाँ आहिस्ता आहिस्ता चूहों की तादाद बढ़ते 6 से 7 होगी। ये तो हमारी बहन का सीन हो गया। इतना डरती है ना वो भी। बचाओ प्लीज़। खौफ के अंसर से आरज़ू की आंखें फैल गई। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी थी। बचाओ प्लीज़। आरज़ू चूहों को अपनी जानिब बढ़ते देख खौफ से चीखी थी। उसे लगा वो वापस से मौत के करीब खड़ी है। उसे चूहे दानियल खान से भी ज़्यादा खौफ में मुब्तला कर रहे थे। देखा, शेर के ऊपर सवा से शेर होता है। दानियाल। वो अपनी पूरी ताकत से चीखी। वो ज़मीन पर बैठती चली गई। आंसू उसकी आंखों से बहते ज़मीन पर गिरने लगे थे। खौफ से उसकी सांसें जैसे कटने लगी थी। आरज़ू खान के आगे पल में दुनिया घूम गई। मामा। वो बुलंद आवाज़ में चीखी। उसकी आखिरी चीख थी, जो इतनी बुलंद थी कि हाल में बैठे तमाम नफूस ने सुनी और बाहर की जानिब भागे। दानियाल ने स्टोर का दरवाज़ा खोला तो वो सामने ज़मीन बोस हुई पड़ी थी। उसके चेहरे पर खौफ था। उसकी बुलंद चीख सुनकर चूहे दूर कोनों में चले गए। समझ नहीं आया, चूहे आरज़ू से डरे या आरज़ू चूहे से डर के बेहोश हो गई। रुखसार बेगम ने एक चूहे को देखा और सारा मामला झट में समझ गई। आरज़ू। वो आंखों में नमी ले अपनी बेटी की जानिब बढ़ी। उनका दिल कट कर रह गया उसकी ऐसी हालत देख, जबकि दानियाल सफ़ीर खान अब खुद हैरान परेशान हुआ था। वो भूल कैसे गया उसका चूहों से खौफ। दानियाल। रुखसार बेगम ने नम आंखों से पलट कर उसे देखा। वो लब पीछे आगे बढ़ा और आरज़ू के नीम बेहोश वजूद को बाजू में भरते वहाँ से बाहर निकला था। उसके पीछे सब लोग जा रहे थे। उसने आरज़ू खान को इसके कमरे में ले जाते बेड पर लेटाया और वो नीम बेहोशी में भी नफी में सर हिला रही थी। खौफ से चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा था। डॉक्टर को कॉल करो। सफ़ीर खान ने मिराज को इशारा किया था। आयशा और रुखसार बेगम
उसके पास बैठी थी, जबकि सफ़िया खान बेगम और नूर किचन की जानिब लपकी थी। कुछ देर में लेडी डॉक्टर आती है, आरजू का चेकअप करने लगी थी। एक तो अल्लाह करके फ्री फायर गेम को बैन लग जाए, बंद हो जाए कमबख्त। भाई ने अलग परेशान किया हुआ है, उधर सर्वाइव कर, इधर सर्वाइव कर। बहुत डर गई है शायद, ये इनका बीपी भी बुरी तरह लो हुआ है, शदीद किस्म का झटका लगा है इन्हें। आप प्लीज़ इनका ख्याल रखें, वरना इनके हार्ट पर प्रेशर भी बन सकता था, जिससे खतरा हो सकता था। डॉक्टर कुछ ज़रूरी हदायत देती मेडिसिन लिखकर रुखसार बेगम को थमाए चली गई। वहाँ घर के तमाम अफराद थे सिवाय माहा, जमशेद साहब और शहीर साहब के। मामा मामा आरजू होश में आते ही चीखी और फिर माँ को करीब पाते वो इनसे लिपट गई। दानियल अब पीछे खड़ा था और बाकी सब डॉक्टर की बातें सुनते दानियल को बुरी तरह घूरे थे। चल बेटा, हूं नहीं ना तेरी शामत, ऊँट आ गया पहाड़ के नीचे, ये जूस पिलाओ, इससे अच्छा लगेगा। नूर बेगम ने अफसोस से बेटे को देखते फिर रुखसार बेगम को जूस का गिलास थमाया था, जिसे आरजू ने थोड़ा सा पीकर वापस कर दिया। वो अब सहमी नजरों से दानियल को देख रही थी। वो वहां से जाने को पलटा जब सफीर साहब ने उसे रोक लिया। ठहरो दानियल, वो करकत लहजे में बोले तो दानियल भी रुक गया। ये हरकत क्या थी तुम्हारी? हाँ, ऐसी सजा देता है कोई? तमीज खो चुकी हो तुम, माफी मांगो फौरन आरजू से, वो रोबदार लहजे में बोले। दानियल ने मुठ्ठियां पीछे रुखसार बेगम के साथ लगी आरजू को देखा। बट डैड, वो अभी कुछ बोलता कि सफीर साहब ने हाथ खड़ा करते उसे सख्त नजरों से घूरा। अगर नहीं चाहते कि मैं इधर तुम्हारी मरम्मत कर दूं तो फौरन माफी मांगो आरजू से। आया बढ़ा। सफीर साहब फिर से करखत लहजे में बोले। आरजू खान होश संभाले उसे देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता आरजू खान की आंखों से खौफ जाने लगा और वहां चमक पैदा होने लगी थी। सॉरी, दूसरी जानिब चेहरा करते मध्यम मगर सख्त आवाज में बोला। तमीज से माफी मांगो दानियाल। सफीर साहब फिर से बोले। दानियाल नजरें आरजू खान के वजूद पर डाली। माफी चाहता हूँ आरजू खान। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। वो आखिर में इसका नाम चबा चबा कर अदा कर गया। ऐसा पहली दफा था कि दानियाल सफीर खान ने किसी लड़की से माफी मांगी थी। न जाने अब ऐसी कौन कौन सी बातें पहली दफा होनी थी जिनका तसव्वुर उसने कभी किया ही नहीं था। आरजू के लोगों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जिसे वह किसी के देखने से पहले छुपा गई। कहीं से नहीं लग रहा था कि वो थोड़ी देर पहले खौफ के जेरे असर थी। चालाक ये भी बहुत है, वो जितनी मर्जी बड़े खौफ से गुजर जाती, लेकिन जो मजा दानियाल सफीर खान की बेइज्जती के वक्त आता था, वो कैसे उस मजे को मिस कर देती। कोई बात नहीं दानियाल, आप आइंदा ख्याल रखिए। ऐसा हो जाता है, मैंने माफ किया आपको। आरजू भी माँ के साथ लगी बोली। इसकी चाशनी घुले लहजे में दानियाल को बस सहरी घुला लग रहा था। सबने आरजू का जवाब सुनते दानियाल को अफसोस और शर्मिंदगी से देखा। वो मुठियां भीजे ही वहां से निकल गया। आरजू, तुम भी जरा तमीज से रहा करो, बड़ा है वो तुमसे और खास भी तुम्हारे लिए। अब इस खास से क्या मुराद है? आहिस्ता आहिस्ता करके सब लोग वहां से जाने लगे तो रुखसार बेगम उसे आराम करने का बोल वहां से उठते हुए बोली, जिस पर आरजू ने कड़वा सा मुंह बनाया। एक रिक्वेस्टेड नॉवल है, गो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ज़हरा का ये नॉवल मुझे बहुत पसंद है। मतलब लाइक जितनी मर्जी पढ़ लो, मुझे अच्छा लगता है। ये कम ही है, मतलब लाइक दूसरे चैनल्स पे भी कम है। और वैसे भी किसी ने रिक्वेस्ट की थी तो मैं इसको पार्ट में अपलोड कर रही हूँ, ठीक है ना। हर रोज़ इसी टाइम पे पार्ट आ जाया करेगा, आप लोग रीड कर लीजिएगा। और इसके तकरीबन ना 11 पार्ट बनेंगे। लाइक अगर मैं रोज़ 100 पेज पढ़ती हूँ तो। मामा, मुझे लगता है आप मेरी माँ नहीं है। आरजू मुंह बिछोड़े बोली। इसकी बात सुनते रुखसार बेगम ने तड़प कर इसे देखा। आरजू, तमीज से बात करो, सही करता है दानियाल तुम्हारे साथ, न जाने आगे क्या करोगी इस बेचारे के साथ। रुखसार बेगम पहले तो उसे सुनाती, फिर आखिरी बात मुंह में बड़बड़ाती उसके रूम से चली गई, क्योंकि वह सर पर कंफर्टर रोड चली थी। अभी मैं अपनी इंसल्ट भूली नहीं हूँ दानियाल सफीर खान, याद रखोगे तुम आरजू खान को, सारी जिंदगी ऐसा बदला लूंगी। आरजू राधे भांति जल्दी नींद की वादियों में खो गई। वैसे भी उस अंधेरे स्टोर में तो वो चैन से सो नहीं पाई थी। शादी की शॉपिंग होने लगी और दुल्हन उदास बैठी है। वो इस वक्त लॉन में एक दरख्त के पास बैठी थी जब मिराज उसके करीब आते बोला। आयशा ने चौंक कर उसे देखा। मिराज, मुझे बहुत फिक्र हो रही है आरजू की। जब उसे आगा जी के फैसले के बारे में पता चलेगा वो न जाने क्या करे। आयशा फिक्रमंदी से उठते हुए बोली कि रात के पहर वो दोनों तनहा वहां थे। मिराज ने मुस्कुराते एक नजर आसमान पर चमकते चांद को देखा और फिर आयशा के फिक्रमंद चेहरे को। कुछ नहीं होगा डियर वाइफी, दानियाल सब संभालेगा। मैं उसे जानता हूँ, वो आरजू का बहुत ख्याल रखेगा। आयशा के कंधों से आगे आते बालों को पीछे करते हुए मुस्कुरा कर बोला। आयशा को अपनी गर्दन पर उसकी शर्ट सी उंगलियों का लिमस महसूस हुआ तो जिसम में सनसनी सी दौड़ गई। हाँ, शायद अब ठीक कह रहे हैं। आयशा और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिलहाल मिराज की खुद पर जमी नजरों की वजह से वो बस इतना ही बोली। मिराज ने लब दबाते उसे देखा। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। आप मेरी फिक्र करें, क्योंकि तायम और अम्मी ने मुझे आपको देखने से मना कर दिया है। मिराज मुंह बनाए बोला। उसकी बात सुनते आयशा ने पुरसोच अंदाज अपनाया था। अच्छा, मुझे आपको कुछ देना था, आंखें बंद करें।
आयशा हाथ पीछे बांधे बोली। मिराज ने आंखों में चिमक लिए, फौरन आंखें बंद की। क्या सोच रहा है ये लड़का? सेम सेम। अगर अम्मी और ताई अम्मी ने कहा है तो आप यहाँ क्यों आए? अब मुझे मत देखना, मेरा पर्दा है। आयशा वहां से भागते आंख लगाती बोली। मिराज ने झट से आंखें खोली, इसके दरवाजे के पास खड़े वजूद को देखा। वो उसके पीछे लपका था। जो मैं सोच रहा था वो तो दे दो यार। मिराज चमकती आंखों से बोला। आयशा के चेहरे पर गुलाल बिखरा, वैसे मुंह चढ़ाते वहां से अंदर की जाने भागी, जबकि मिराज ने उसकी पुश्त को उसके कमरे में कहीं गुम होते देखा। बस सुकून अमेज नजरों से इसके कमरे को देख रहा था, जहां आयशा ने अब एक नजर उसे देखते शर्माते हुए दरवाजा बंद कर लिया। मिराज सरशारी से अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। ये तुम दानियल के कमरे से आ रही हो ना? लीजे ने इसे आंखें छोटी करते पूछा, जिस पर आरजू ने फौरन हाथ पीछे ले जाते हाथ में पकड़ी चीज छुपाई। कब? वो सर का नफी में हिलाते पूछने वाले अंदाज में बोली, जिस पर लीजे ने भूएं भींची। अभी मैंने देखा, उस तरफ से आ रही थी। लीजे ने हाथ के इशारे से दानियल के कमरे की तरफ इशारा किया। उफ अल्लाह लीजे भाभी, वहां मिराज का भी कमरा है, मैं वहां गई थी इन्हें देखने। आरजू मुंह बनाते बोली तो लीजे ने इस बात में सिर हिलाया, लेकिन उसे अभी भी आरजू पर यकीन नहीं था। ऐसी क्यों देख रही हैं? अब यार वहां मैं आयशा का पैगाम देने गई थी, अब वो सीक्रेट है। रवायती भाभीियों की तरह पूछने मत लग जाना। आरजू जानबूझकर जान छुड़वाने को बोली थी। उसकी बात सुनते लीजे ने उसे घूरा। क्या मतलब है तुम्हारा आरजू? बहुत ज्यादा जुबान चल रही है तुम्हारी, रुको मैं भी छोटी अम्मी को बताती हूँ। लीजे पाँव पटकती वहां से चली गई। पीछे आरजू ने हाथ के इशारे से उसको जाने का इशारा किया। अब रिवेंज शुरू होगा। हाय मैं बहुत बेचैन हूँ, बस एक बार तुम अपने कमरे में चले जाओ। आरजू लब दबाए बोली। उसके चेहरे पर चमक से भरपूर मुस्कुराहट थी। बस सीढ़ियां उतरती नीचे जाकर हाल में टिक गई थी। मॉम मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। दानियल उजलत में घर में दाखिल होते नूर बेगम को सरसरी सा देखते गोया हुआ, और आरजू के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट ऊपर की। उसे यकीन नहीं हो रहा था इतनी जल्दी उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। दानियल रूम में जाता अलमारी से अपने कपड़े निकाले फ्रेश हुआ था। आईने के सामने खड़े होते उसने खुद पर परफ्यूम छिड़कर बेड की जाने बढ़ गया। लेकिन अचानक ही उसके साथ वो हुआ जिसकी तवक्का उसने कभी नहीं की थी। मॉम, वो अटकते लहजे में बोला, क्योंकि छींकों का तूफान सा था जो इस पर हावी हुआ था। वो माथे पर 3 बल सजाए कमरे से बाहर निकलते बोला। वो अब भी छींक रहा था और आरजू का दिल खड़ा था कहका लगाकर उसकी हालत वैसे। क्या हुआ दानियल? दानियल की सुरख पर नाक और आंखों से बहते पानी को देखते नूर बेगम फिक्रमंदी से बोली। ओके, उसने फे और रे पढ़ा है और फिर उसे छींक आई है। फिरोजा, वो चीखा, उसकी आंखें सड़क पड़ने लगी थी। फिरोजा पल में वहां हंस रही। मोम, फिर छींका। किसने मेरे? फिर छींका। कपड़ों पर लिली का अर्क छिड़का। वो नाक और चेहरे पर हाथ रखते छींकते हुए बोला। उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी और सीढ़ियां उतरती लीजे ने आरजू को घूरा। ये बात नहीं आती। फिर चीखा। किसने किया ये? वो धाड़ा, लेकिन चीखे थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज सुकून से बैठी उसकी आंखों से निकलता पानी देख मुस्कुराहट दबा रही थी। दानियल ने गुस्से से फिरोजा को देखा। मुझे नहीं पता छोटे साहब, फिरोजा डरते हुए बोली, क्योंकि दानियल की नीली आंखों के गोशे सुर्ख पड़े थे और उसके माथे पर वही असली 3 बल थे। क्यों रखा है तुम्हें यहाँ? फिर से छीका। बेचारा, किसी का काम की नहीं है, दोबारा इस घर में नजर ना आना। वो सख्त गुस्से में बामुश्किल बोला था। उसका पूरा चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। आरजू चेहरे पर हाथ जमा गई। नीचे आती लीजे उसके पास पहुंची और उसे चुटकी काटी थी। आरजू ने घूर कर उसे देखा और चुप रहने का इशारा किया। नहीं छोटे साहब, ऐसा ना करें, मेरी मजबूरी है, मेरे घर में बहुत मसाइल हैं। मैंने तो अच्छे से धोकर आपके कपड़े रखे थे, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। जोरों शोरों से चीखते दानियल को देखते हुए नम आंखों से बोली। दानियल ने हाथ खड़ा करते दरवाजे की जानिब किया और फिरोजा की आंखों से पानी बह गया। नूर बेगम ने अफसोस से उसे देखा। अब आरजू को लगा जैसे उसके मजाक की इज्जत में कोई बेकसूर आ गया हो। वो अपने मजे के लिए किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहती थी। इसकी कोई गलती नहीं है, वो मैंने किया। आरजू खान लब दबाए बोली। नूर बेगम ने हैरत से उसे देखा और दाना ने लब बीजे थे। वो कैसे भूल गया था, एक बला उसके साथ चिमटी हुई है। वो गहरे गहरे सांस भरा था। उसे सांस लेने में मुश्किल सी पेश आने लगी। यू बददिमाग लड़की, वदांत पीसते बोला, फिर मुंह पर हाथ रखते छींकते वो बाहर निकल गया और गाड़ी में जाकर बैठा ताकि डॉक्टर से मेडिसिन ले आता। शुरू से उसे लिली से एलर्जी थी और आरजू ने उस कारक मंगवा कर उसकी अलमारी में रखे हर कपड़े पर छिड़क दिया था। अपनी कारस्तानी पर वो बहुत खुश थी, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था वो इतनी जल्दी पकड़ी जाएगी। अगर दानियल फिरोजा को निकालने की बात ना करता तो आरजू कभी ना मानती। आरजू बेटा, आपको पता है ना दानियल को एलर्जी है, इससे खैर हिसाब बराबर हो गया होगा। आप मुझसे शिकायत मत करना कि मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। नूर बेगम हाथ खड़े करते बोली। आरजू ने मासूम सी शक्ल बनाकर उसे देखा। बड़ी अम्मी प्लीज। वो इनके पास जाती उनके गिर्द बाजू फैलाए बोली। नूर बेगम ने अफसोस से उसकी सर पर चिपट लगाई। अच्छा जाओ कमरे में चली जाओ और बाहर मत निकलना अब। नूर बेगम उससे अलग होते ही बोली तो वो उनके गाल पर बूसा देती
देते अंदर अपने कमरे की जानिब भागी। लीज़ा ने अफ़सोस से सर हिलाया। अम्मी दानियल नहीं बख्शेगा इसे। लीज़ा ने फ़िक्रमंदी से कहा तो नूर बेगम कंधे झुकागी। वो दोनों ही वहाँ से चली गई थी, लेकिन लीज़ा की बात भी सच थी। दानियल आरज़ू को हरगिज़ नहीं बख्शेगा। शाम का वक़्त था और आरज़ू कंफर्टर ताने सब कुछ भुलाए सोने में मगन थी। जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, जैसे उसे किसी का सामना करना ही ना हो। वैसे भी आरज़ू खान को नींद बहुत प्यारी थी। बकूल उसके नींद है तो जहाँ है। सही बात है भई। नींद है तो सब कुछ है। मज़े से ख्वाब खरगोश के मज़े लेते वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए सो रही थी, जैसे कोई बहुत ही खूबसूरत ख्वाब देख रही हो। सैलाब आ गया, बचाओ मुझे सैलाब। अचानक बड़बड़ा कर उठी थी। गहरे-गहरे सांस लेते इधर-उधर देखा और फिर खुद पर नज़र डाली। कंफर्टर भीग चुका था। शुक्र था उसके कपड़े इतने गीले नहीं हुए थे। उसने सर उठाकर देखा वो और फिर वो खौफ से आंखें फैलाए ग्लास हाथ में पकड़े दानियल को देखने लगी थी, जो सुर्ख नाक और सुर्ख होती आंखों के साथ उसे घूर रहा था। आरज़ू के गले में गिल्टी उभर कर मासूम हुई। हाय मनहूस मारी आरज़ू, दरवाज़ा कैसे लगाना भूल गई तू, काला मुँह तेरे नीले पैर। ये पंजाबी का डायलॉग है और अक्सर हम बोलते थे। लाइक पहले ये हमारा तकिया कलाम था और ज़हरा ने ये डायलॉग हमसे लिया था और इसके बाद अब हम अल्लाह हौला वला कुव्वता कहते रहते हैं। और सामने खड़ी दानियल को देखते दिल में सोच कर रह के दानियल टुकड़ों में इसका नाम अदा करते वो बेड की दूसरी साइड से जैसे ही उतरने लगी, दानियल ने फुर्ती से इसका बाजू तो पूछा, बहुत शौक है तुम्हें दूसरों को तकलीफ देने का। उसे खींचते हुए झटके से बेड से उतार के आरज़ू ने अपनी बाजू पर इसकी चिपटी से लगती उंगलियां पवित्र होती महसूस की। दानियल वो आरज़ू से कुछ बोला ही ना गया। वो जबड़े भींचे उसे शेर बार नजरों से घूर रहा था। तुम अपनी हद भूलती जा रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे कमरे में मेरी इजाज़त के बगैर दूसरी बार एंटर करने की? कैसी हिम्मत हुई तुम्हारी मेरी अलमारी को हाथ लगाने की? दिल करे तुम्हारे हाथ काट दूं। वो गुस्से से फंकारा। उसके अलावा गुलते लहजे ने आरज़ू को सहमा कर रख दिया। दानियल ने शिद्दत से उसका बाजू पकड़ा और उसे अपने साथ खींचने लगा था। दानियल सॉरी। उसे इस कदर गुस्से में देख आरज़ू लड़खड़ा कर बोली। उसके जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई थी। दानियल हाथ छोड़ो मेरा। वो इसकी सख्त गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वा लेना चाहती थी, मगर दानियल की गिरफ्त बहुत सख्त थी, लोहे की मानित। कुछ नावल ऐसे होते हैं जिन्हें आप दूसरी मर्तबा पढ़ लें, चाहे जितनी मर्जी मर्तबा, वो आपको अच्छे लगते हैं। ऐसे एक नावल था चाहिए पनाहे तेरी, वो भी हमने लास्ट टाइम दूसरी मर्तबा पढ़ा था, वो मुझे अच्छा लगा था। लाइक मुझे फर्स्ट टाइम भी अच्छा लगा था। ये भी एक नावल है और एक नावल राबिया खान का है वो। ऐसे लाइक कुछ नावल हैं। दानियल ने पलटकर कहर ढाती नजरों से उसे देखा। उसकी कनपटियों की रगें बुरी तरह सुलगती फूलने लगी थी। कंधे पर टानी मर्दाना शाल उतार कर उसने आरज़ू के बगैर दुपट्टे के वजूद पे फैला दी। आरज़ू ने शर्मिंदगी से उसे देखा। वो वापस उसे खींचता अपने रूम में ले आया था। वाशरूम की जानिब बढ़ते उसके कदमों ने आरज़ू के रोंगटे खड़े किए थे। उसे बेख्तियारी सर्द पानी याद आ गया, कब कभी सी वजूद में समाने लगी थी। चलो जी, मेहमान भी आ गए। वैसे कहाँ ये होता है कि बड़ों का मानना है कि कौवा बोले ना घर में तो मेहमान आने होते हैं। हमारे यहाँ यही कहते हैं, मतलब लाइक बहुत सी ऐसी बातें। दानियल ने उसे वॉशरूम के दरवाजे पर पटका। आरज़ू ने लब भींचे उसे सर उठाकर देखा था। जिद्दी खुद से लड़की में गुस्से की लहर उपड़ने लगी थी। वह जबत से लब मजीद भींच गई। ये तुमने खराब किए हैं ना, तो तुम ही ठीक करोगी। दानियल ने मुठ्ठियां भींचे फर्श पर पड़े कपड़ों की तरफ इशारा किया था। आरज़ू ने पलटकर उसके कपड़ों की तरफ देखा। तुम्हारी खुशफहमी है ये, मैं नहीं धोने वाली ये सब। आरज़ू खड़े होते तड़क कर बोली, जिस पर दानियल ने लोहरंग आंखों से उसके वजूद को घूरा। शराफत से इन्हें धो, फिर इन्हें प्रेस करो और मेरे कमरे में रख कर जाओ, वरना मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। दानियल उसका बाजू दबोचे घुराया था। आरज़ू ने फैलती आंखों से उसके तपते से लगते चेहरे को मुलाहिजा किया। हरगिज़ नहीं। तंजियां हंसते वो दानियल को आग लगा गई थी। दानियल ने शोला बार आंखों से उसकी मुस्कुराहट को देखा। ठीक है, यही बंद रहोगी तुम जितनी देर तुम्हें ये सब धो नहीं देती। वो लब एक दूसरे में सख्ती से प्रविष्ट करते बाहर बढ़ गया। आरज़ू उसके पीछे लपकी जब वो बाहर से वाशरूम का दरवाजा लॉक कर गया। दानियल दरवाजा खोलो, तुम्हें मैं नौकर नजर आ रही हूँ। आरज़ू कपड़ों को देखते चीखी। बाहर वो बेड पर बैठे गुस्से से पाँव हिलाते गुस्सा काबू करने की कोशिश कर रहा था। आधा घंटा गुजर गया। अंदर बैठी आरज़ू ने गहरा सांस भरते बंद दरवाजे को घूरा। अब बेचारी को धोने ही पड़ेंगे, क्या कर सकते हैं। जाहिल हो तुम, वो बुलंद आवाज में चीखी और एक शर्ट उठाकर उसे धोने लगी थी। आंसू टूटकर उसकी आंखों से बहा। आरज़ू खान ने आहिस्ता आहिस्ता करते बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे सारे कपड़े धो दिए। आज उसे पता चला था काम करना कितना मुश्किल होता है। बार बार आंखों से आंसू बहने लगे थे। शुक्र है हीरोइन को कुछ तो पता चला। वैसे तो यहाँ तो हीरोइन को बहुत लाइक कुछ काम नहीं आता, या इनको सारा काम ही आ रहा होता है। जब डैड आएंगे मैं इन्हें बताऊंगी तुम्हारा जाहल आदमी बुढ़े गएंगे। वेट व्हाट?
आरज़ू बच्चों की तरह रोते एक आँख से आँखें एक हाथ से आँखें साफ करती बोली और फिर आखिरी शर्ट निचोड़ कर रखी। उसके वजूद पर लिपटी दानल की शाल भी किनारों से भीग गई थी। बिखरे बालों में आरज़ू ने छोटे से शीशे में अपना जायज़ा लिया। कैसे काम वाली बना दिया मुझे, काला मुँह तुम्हारा जाहल। सूं-सूं करते वो बाल पीछे करते बोली और दरवाज़े की जानिब बढ़ी। धो दिए तुम्हारे कपड़े, अब फैलाने हैं, बाहर निकालो मुझे। वो ज़बत करते बाहर बोली। अगर कुछ उल्टा-सीधा बोलती तो क्या पता वो बाहर ही ना निकालता। क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खोले दानिया ने धुले हुए कपड़ों को देखा और फिर नम आँखें लिए खड़ी आरज़ू को जज़्बत करने के चक्करों में सिर्फ चेहरा लिए उसे देख रही थी। बहुत जल्दी अकल आ गई तुम्हें। लबों पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट सजाते वो आंखों में तंजियां चमक लिए बोला। आरज़ू ने बस घूर कर उसे देखा। चलो उठाओ इन्हें और ऊपर टेरेस पर फैला कर आओ। वो मोबाइल जेब से निकालते उस पर नजरें जमाए बोला। आरज़ू ने सुलगते दिल के साथ कपड़े उठाकर बाहर निकल गई। उसके वजूद पर भी दानल की शाल लिपटी हुई थी। वो कमरे से बाहर निकली और वहां से सीधा किचन में गई थी। सब लोग हैरत से उसे देख रहे थे। माँ का कहका गूंजा और फिर वो लबों पर दोनों हाथ जमाए सोफे के पीछे छुप गई। वरना शायद आज आरज़ू से मार ही देती। सबके लोगों पर मुस्कुराहट थी, दबी-दबी हंसी थी। उन दोनों के बदलों की कहानी में घर वाले काफ़ी एंजॉय करते थे। हैरत थी कि आरज़ू ने ना किसी को देखा और ना ही किसी को कुछ कहा, हत्ता कि माहा को उसके कहके पर भी नहीं। सबने आंखों ही आंखों में सूरत-ए-हाल के संगीन होने का ऐलान किया था। वो सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर गई थी जहाँ एक छोटा-सा रूम था। वहाँ से बाहर का काफ़ी अच्छा व्यू आता था। आरज़ू खान ने ज़बत के बंधन हटाते सारे कपड़े ज़मीन बोस कर दिए। ओ तेरी! वहाँ बने कमरे में गई, वहाँ से पेट्रोल उठाया और कपड़ों पर पूरी गैलन खाली कर दी। दानियाल फ़ोन कान को लगाए सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर आया था। आरज़ू खान ने एक नज़र उसे देखा। अब मुझे पता चला ये किचन में क्यों गई थी कपड़े लेके। मैं भी यही सोच रही थी कि किचन में कपड़ों का क्या काम है। आरज़ू खान एक नज़र उसे देखा। शाम का वक्त था। आसमान अपनी रोशनी खोते हुए अंधेरे में बदल रहा था। खाली टेरेस पर सर्दियों की हवा रूह को मुंजमद करने को काफ़ी थी। तेज़ हवा से आरज़ू के बाल उड़ते उसके चेहरे पर आ रहे थे। मेरे आगे सब खाक बराबर। वो लबों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए दानियाल को देखते माचिस निकालते उसे जलाते कपड़ों पर फेंक गई। आग की लपेट ऊपर उठी थी। आरज़ू का चेहरा आग की रोशनी की वजह से जर्द हुआ। जहाँ पहले वाला ना खौफ था और ना ही आंखों में नमी। दानियाल ने साकित नजरों से सिर फिर चलते हुए खुद के कपड़ों को देखा। आरज़ू चलते हुए उस तक आती उसके सामने बड़े निडर अंदाज में खड़ी हुई थी। आपको क्या लगा मैं नुकरानी हूँ, आप मुझ पर हुक्म चला सकते हैं? हरगिज़ नहीं। मैं आरज़ू खान हूँ, मैं बर्बाद करके खाक में मिला देती हूँ। वो गर्दन मोड़ रहे एक नज़र चलते कपड़ों को देखते बोली थी। दानियाल के सीने में आग भड़की। वो ज़बत से मुठ्ठियाँ भींच गया। ज़बत से चेहरा सुर्ख पड़ गया। ना तुम इससे धुलवाते और ना ही सारे कपड़े खराब होते। वो मुठ्ठियाँ भींच गया था ताकि कहीं वो आरज़ू खान पर हाथ न उठा दे। गुस्से के शोले आंखों से उठने लगे थे। आरज़ू खान उसके पास होते सीढ़ियाँ उतरती नीचे चली गई, नीचे की जानिब बढ़ गई, जबकि वो भी उस आग को देख रहा था जिसके अंदर जलती आग से की दर्जे कप थी। हम साहिबे अना हैं, हमें तंग न कीजिए। मगरूर बेवफा हैं, हमें तंग न कीजिए। हम कौन हैं, कहाँ हैं, इसे भूल जाइए। जैसे भी हैं, जहाँ हैं, हमें तंग न कीजिए। बेहतर है हमसे दूर है साहिबे कमाल, हम साहिबे खता हैं, हमें तंग न कीजिए। वो सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया था। गुस्से से चेहरा दर्जे से उठ पड़ा था। दानियाल बेटा कहाँ जा रहे हो? उसके धुआं-धुआं चेहरे को देखते हुए उसकी जानिब लपकी थी। मॉम प्लीज़। वो लबीचे वहाँ से बाहर निकल गया और फिर अपनी गाड़ी में बैठते वो घर से ही बाहर निकल गया था। नूर बेगम ने अफसोस से सर में हिलाया। अभी से ये हाल है, बाद में जाने क्या होगा। नूर बेगम अफसोस से सर हिलाते बोली, बाद में तो पंगे ही होंगे। बड़ी अम्मी बाद में धमाके ही होंगे। आली सेब की बाइट लेते बोला तो नूर बेगम ने उसे घूरा। वह कंधे उचका गया था। थोड़ी देर पहले आरज़ू भी ऐसे ही नीचे आई थी और अपने कमरे में चली गई और अब दानियाल बाहर चला गया था। ली से उठती ऊपर टेरेस पर गई और फिर 5 मिनट बाद नीचे आई। आरज़ू ने दानियाल के सारे कपड़े जला दिए। लीज़े खुद हैरत से बोली। लीज़े के जाने के बाद रुखसार बेगम वहाँ आई थी। उसकी बात सुनते उन्होंने माथा पीट लिया। या खुदा, कब अकल आएगी इस लड़की को? वो सर पर हाथ मारते अफसोस से बोली थी, जबकि माँ हंसते हुए अपने रूम में चली गई। आली भी वहाँ से चला गया, जबकि लीज़े, रुखसार और नूर बेगम किचन में चली गई। सफ़िया बेगम की तबीयत कुछ नासाज थी, सो वो आराम कर रही थी। वो तीनों खाना बनाने लगी थी, साथ में दानियाल और आरज़ू को डिस्कस कर रही थी। खाना घर की ख़वातीन ही बनाती थी, जबकि फ़िरोज़ा को बाकी कामों के लिए रखा हुआ था। आरज़ू तैयार होते बाहर निकली थी। यूनिफॉर्म में मलबूस वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। वो डाइनिंग टेबल पर बैठते ब्रेकफास्ट शुरू कर चुकी थी। उसने सामने नज़र उठा कर देखा। वो संजीदा चेहरे से ब्रेकफास्ट कर रहा था। इसके जिस्म पर ब्लैक शर्ट के साथ ब्लू पैंट थी जो बिल्कुल नई लग रही थी। आरज़ू ने दिल जलाती मुस्कुराहट लबों पर खींची। खुद पर किसी की नज़रें महसूस करते दानियाल ने नज़रें
उठाई, सामने ही वो मुँह में ब्रेड का पीस रखे उसे इस्तहज़ाइया मुस्कुराहट से देख रही थी। दानियाल ने शोला बार नज़रों से उसे देखा और फिर वापस से ब्रेकफ़ास्ट करने लगा। कुछ ही दिन रह गए हैं, तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं? आगा जी नाश्ता करते बोले। सफिया बेगम ने मुस्कुरा कर इन्हें देखा। आगा जी बस सब कुछ ही तकरीबन मुकम्मल है, अब बस लड़कियों की अपनी शॉपिंग रह गई है। मैं सोच रही हूँ 3-4 दिन में वो भी कराएं तो बेहतर है। सफिया बेगम खुश दिली से बोली थी तो आगा जान ने इस बात में सर हिलाया। दानियाल तुम परसों तक ले जाओ इन्हें। आगा जी के बजाय सफीर साहब ने दानियाल को देखते कहा था। डैड मेरी परसों बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मैं उसे नेक्स्ट डे ले जाऊंगा। वो अपनी असली संजीदगी से बोला। माहा और आरजू ने एक्साइटेड होकर एक दूसरे को देखा जबकि आयशा बस सर झुकाए नाश्ता कर रही थी। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने पैसे अगर रियल लाइफ में होते ना तो बस पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच जाना था। पाकिस्तान क्या, मैं खुद पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंची होना था। जबकि मेरा आज जल्दी ऑफिस चला गया था कि कुछ ज़रूरी काम की वजह से। आयशा बच्चे अब आप अपनी शादी के बाद यूनिवर्सिटी जाना, लीव ले लो आप। नूर बेगम बेटी को देखते बोली तो बस बात में सर हिला गई। आरजू ने आयशा को टहुक्का मारा था जिस पर आयशा ने घूर कर उसे देखा और सादाना ने भी नागवारी से उसे देखा था जिस पर आरजू ने मुंह बनाया। चलो माहा चलें। आरजू उठते हुए बोली। माहा भी हाथ झाड़ते उठ गई, लेकिन अचानक ही उसके जहन में इस शख्स की बातें घूमने लगी थी। लबों पर ज़बान फेरती घबरा गई थी। क्या हुआ माहा, तबीयत ठीक है? दानियाल ने माहा का अचानक सफेद पड़ता चेहरा देख के इस्तफसार किया। बाकी सबने भी माहा को देखा। इतनी नजरें खुद पर जमी देख माहा पजल होकर रह गई। जी दानियाल वीर, वो लब काटते बोली। आरजू उसका हाथ पकड़े वहां से उसे लिए आगे को भटक गई थी। गाड़ी में बैठती खान बाबा ने गाड़ी स्टार्ट करती हुई माहा इनके हाथों पर बंदी पट्टी को देख मजीद सहम गई। उसे वो स्याह होंठ बोलते याद आने लगे और इसकी जुमले अपने कानों में गूंजते महसूस हुए तो वो अलग तर्क कर की। ओके, ख्याल रखना अपना। आरजू वहाँ के गाल को छूते मोहब्बत से बोली थी क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटी आ गई थी। सो वो वहाँ उतर गई। खान बाबा उसे आंखों ही आंखों में तसल्ली देते गाड़ी आगे बढ़ा गए। जब अंदर दाखिल होते महा खान का वजूद एक बार फिर जल्दरों की जद में आया था। उसने गेट के बाहर बिल्कुल पास खड़े उस काली साई को देखा। वो फुल ब्लैक कपड़ों में मलबूस था और उसके सर पर पहनी वो हैट अजीब सी वहशत का नजराना पेश करती थी। वो ब्लैक हैट माहा को अपने कदम लरजते महसूस हुए थे। वो पीछे की जानिब बढ़ने लगी। उससे पहले कि वो रोड पर जाते किसी हादसे का शिकार बनती, सामने खड़े वजूद ने तेजी से लंबे लंबे डग भरते उसका हाथ थामा था। मैं खड़ा तो हूँ तुम्हारी मौत की सूरत सामने, फिर पीछे जाकर बनने का क्या जवाब? वो एक हाथ लॉन्ग ब्लैक कोट की जेब में डाले बोला था। माहा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। वो काली आंखें खौफ से फैलाए उसे देख रही थी। चले, वो माँ का हाथ छोड़ते बोला। माँ ने खौफ से कपकपाते वजूद से उसे देखा। कहाँ? वो अटकते लहजे में बोली। मुकाबले का चेहरा उस पर यहाँ नहीं था। कब्रिस्तान, शहर खामोशा। वो आहिस्तगी से उसकी जानिब झुकते बोला। माँ को यकदम अपनी सांसें कम होती महसूस होने लगी थी। उसके लहजे में पूरा असरारी सी थी। नहीं। माँ ने फिर से पीछे की जानिब कदम लिए जिस पर अलेक्जेंडर ने उसका हाथ फिर से जकड़ा। लगता है तुम्हें बहुत अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें छूता हूँ। उसका सफेद हाथ अपने ग्लव्स पहने हाथों से पकड़े वो आहिस्ता मगर सिर्फ आवाज में बोला। माँ ने तेजी से उसका हाथ झटका था। क्या हुआ मैडम, सब ठीक है? सिक्योरिटी गार्ड उसकी जानी बातें बोला। माँ ने कुछ कहने को लबफा किए कि अलेक्जेंडर ने उसका हाथ मजबूती से जकड़ते दबाया था। माँ आंसू जब्त करती नफी में से हिला गई। ये मेरी होने वाली बीवी है। अलेक्जेंडर ने माँ का हाथ सहलाते दूसरी नजर गार्ड पर डालते कहा तो वह सर के इस बात में हिला गया। अजीब पुरस्कार बंदा है। गार्ड नफी में से हिला गया। माँ ने उससे अपना हाथ छुड़वाया। तुमने निकाह का बोला था ना, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ तो फिर निकाह करें, वरना वैसे भी मुझे कोई इशू नहीं है। लाजमी इसके पीछे इसकी कोई प्लानिंग है, वह आम से लहजे में बोला। माँ ने फैली आंखों से उसे देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? तुम्हें जिससे बदला लेना इससे लो, मुझसे नहीं। अब जाओ यहाँ से। माँ मजबूत लहजे में बोली, लेकिन फिर भी उसका लहजा लड़खड़ा गया था। अलेक्जेंडर ने आबरूज कहा कि उसे देखा जैसे माँ देख ही ना पाई थी। बहुत जुबान चलने लग पड़ी है तुम्हारी लड़की। बदला तो तुम्हारे जरिए लूंगा और शराफत से कल 10 बजे मुझे इधर मिलना। चाहे किसी भी नावल में हो जब हीरो हीरोइन के जरिए रिवेंज लेता है मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने ये नावल पहले पढ़ा हुआ है तो मुझे पता है आगे क्या होने वाला है, इसलिए मैं अभी इसको ज़्यादा डिग्रेड नहीं कर लाइक जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो मैंने काफ़ी बोली थी, अभी बोल रही हूँ, बट फिलहाल ये मुझे जहर लग रहा है। शराफत से कल 10 बजे मुझे इधर मिलना, मैं लेने आऊँगा तुम्हें, वरना मैं तुम्हारे घर भी आ सकता हूँ और फिर मैं वो करूँगा कि पूरे मोहल्ले का पूरे शहर में तुम मुँह छिपाती फिरोगी। वह सर्द बर्फीले लहजे में बोलता माँ को लरसा आ गया था। माँ ने सहमती नजर से उसे देखा और सीटी बजाता वहां से आगे को पट गया, जबकि माँ जैसे साकत सी वहीं खड़ी रहेगी। उसका जिस्म शैल होने लगा और दिमाग माउफ कैसे किसी सब बताती आंखों से आंसू टूट कर गिरा। अचानक उसका मोबाइल फोन बजा तो उसने मोबाइल बैग से निकालते स्क्रीन को देखा। मुझसे भागने की या किसी को कुछ भी बताने की अवज में तुम्हारे मुंह से निकले हर लफ्ज पर तुम्हारे घर के एक फर्द की जान तोहफे में लूंगा। वैसे मुझे तहाइफ ज्यादा पसंद नहीं, उम्मीद है तुम मेरी पसंद का ख्याल रखोगी।
दिल दहला देने वाला मैसेज था। माहा ने बेसाख्ता दिल पर हाथ रखा था और कई लम्हे स्क्रीन को घूरती रही थी। उसका सांस उखड़ने लगा था। उसने खान बाबा को कॉल की ताकि वो घर जा सके, क्योंकि इतने शदीद खौफ में वो यूनिवर्सिटी तो हरगिज़ नहीं जा सकती थी। थोड़ी देर में खान बाबा वापस आए। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ के दरख्त के साथ टेक लगाए वजूद के लबों पर आज दूसरी बात मुस्कुराहट उभरी और आंखों में सफाकियत भरी चमक। माहा ने खिड़की से देखा और इसे दरख्त के साथ खड़े देख वो सांस रोकी। उसकी आंखें फैल गई। गाड़ी दूर होती जा रही थी और इसका वजूद भी, लेकिन ये शख्सी बातें, वो बातें वहाँ जमशेद खान को अपनी कैद में ले रही थी। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में लाइक ना आगे से भी रीड करेंगे। वैसे हमने ये घंटे से ऊपर रीड किया है और 100 पेजेस से भी ऊपर। तो मुझसे बार-बार ना पूछिएगा कि इसके कितने पार्ट है। ज़ाहिर सी बात है एक लाइक लॉन्ग नॉवल ही था, क्योंकि इसके क्या कहते हैं 58 पेज बन रहे हैं, लाइक 1158। तो इस वजह से अगर हम 100 पेज भी कवर करें रोज़ के, तो इसके 11 पार्ट होंगे। लेकिन अगर 100 से ऊपर कर लें तो कम भी हो सकते हैं। लास्ट टाइम पता नहीं इसके कितने पार्ट थे, आई थिंक 9 थे, ऐसे कुछ। अच्छा, लेकिन उसको छोड़ें, तो ये एक रिक्वेस्टेड नावल था जो मैं रीड कर रही हूँ, और एक पुराना नावल भी है, लेकिन रिक्वेस्टेड और काफ़ी जगह पे नहीं है ऑडियो में। तो प्लीज़ शेयर लास्ट में कीजिएगा। मैं बड़ी मेहनत से वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आप लोगों को फ़र्ज़ है कि आप लोग शेयर करें सारी वीडियो को। और अगले नए वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।